Shakespeare Nama, all about the bard. तो जो आज का प्ले है, द प्ले विच वी आर गोइंग टू डील टुडे इज एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। जैसा कि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिस इज द सीक्वल। ये सीक्वल है, ठीक है। सीक्वल है किस प्ले का? जूलियस एंड सीजर का, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने जूलियस एंड सीजर पिछले लेक्चर में कर लिया था और उसके क्वेश्चंस भी हमने देखे थे जूलियस सीजर के। तो अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और हम ये प्ले को देखेंगे, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। जब हम बात करते हैं एंटनी एंड क्लियोपाट्रा की, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर तो आप सभी को पता है, अगर टाइटल एनालिसिस करें तो हु इज एंटनी हियर, यू ऑल नो। एंटनी कौन है? बोलेंगे आप लोग, बोलते रहना है। हु इज एंटनी हियर? एंटनी इज मार्क एंटनी, ठीक है, जो कि आप सभी ने जूलियस सीजर में आपकी मुलाकात हो चुकी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एंटनी एंड क्लियोपाट्रा जब बात कर रहे हैं तो एक इसमें ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम पहले से जानते हैं, वो कैरेक्टर है मार्क एंटनी, ठीक है। लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है क्लियोपाट्रा, ठीक है, इस कैरेक्टर को जो है हम पहले से मुलाकात हमारी नहीं हुई है, ठीक है। तो जब मार्क एंटनी की बात करते हैं तो ज्यादा कुछ बताना नहीं। मार्क एंटनी आप सभी को पता है कि जो सेकेंड ट्रायम्विर था, ठीक है, जो रोमन आपका जो रोमन रिपब्लिक था उसको चलाने के लिए तीन जो सबसे आप ये कह लीजिए टैलेंटेड या सबसे योग्य जो पीपल थे उनका एक समूह था ट्रायम्विर, ठीक है। तो सेकेंड ट्रायम्विर के एक सदस्य थे एंटनी, ठीक है, मार्क एंटनी। अब क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक नए कैरेक्टर का हमें मुलाकात हो रहा है जब हम सीक्वल कर रहे हैं, वो है क्लियोपाट्रा। तो क्लियोपाट्रा के बारे में आप क्या जानते हैं? एनीवन? अच्छा, ये एंटोनियो की वाइफ है, ये एंटोनियो की वाइफ बनी है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं आपको और कुछ हिंट दे दूं। अगर आपको मैं बात करूं तो जो क्लियोपाट्रा है, सी इफ यू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर जीबी शाह, तो जीबी शाह तो आपके जीआईसी के सिलेबस में भी हैं जो पढ़ रहे हैं, और जीबी शाह ने एक बहुत अच्छा फेमस प्ले लिखा है और उस सीजर एंड क्लियोपाट्रा। तो अब जो है ये क्लियोपाट्रा वहां भी है। तो भाई ये सीजर कौन वाला सीजर है, पहले तो ये आप डिफाइन करें, क्योंकि एक बात समझना है आपको कि जब आप एंटनी की बात कर रहे हैं तो एंटनी के साथ दोनों सीजर का संबंध रहा है। एक सीजर का नाम है जूलियस सीजर और दूसरे सीजर का नाम है ऑक्टेवियस सीजर। अब मैं बहुत बड़ी चीज यहां बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो पहला जूलियस सीजर है, अगर देखा जाए तो जूलियस सीजर किस ट्रायम्विर का सदस्य है? जो सबसे पहला वाला ट्रायम्विर है, ठीक है, यानी फर्स्ट ट्रायम्विर का एक सदस्य है जूलियस सीजर। लेकिन जब ऑक्टेवियस सीजर की बात करेंगे, ऑक्टेवियस सीजर, तो ये किस ट्रायम्विर का सदस्य है? सेकेंड ट्रायम्विर का एक पर्सन है। और जो एंटनी है ये भी सेकेंड ट्रायम्विर का एक पर्सन है। तो आप हमें ये बताइए कि आप इस सीजर की बात कर रहे हैं जब सीजर एंड क्लियोपाट्रा कर रहे हैं, कि इस वाले सीजर की बात कर रहे हैं, ऑक्टेवियस सीजर की बात कर रहे हैं? तो ये एक्चुअली जो हम क्लियोपाट्रा के साथ सीजर को जोड़ रहे हैं, ये ऑक्टेवियस सीजर नहीं है, ये हैं जूलियस सीजर। समझना पड़ेगा आप सभी को, ये हैं कौन है? जूलियस सीजर। तो अब बड़ा वो हो जा रहा है, यानी क्लियोपाट्रा का हिस्ट्री इतना थोड़ा नहीं है। आप एंटनी तो अभी बाद में आ रहे हैं, बाद में एंटनी के वाइफ बनेंगे। फिलहाल 44 बीसी में आपको पता है कि जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है। आप सभी को पता है ना, आप लोग डेट मत भूलिएगा। मैंने जब पढ़ाया था तो आप सभी को बताया था कि जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है आइडेस ऑफ मार्च। भूला तो नहीं कोई? आइडेस ऑफ मार्च, ये 15 मार्च, 15 मार्च वो डेट है जब जूलियस सीजर की 44 बीसी में हत्या हो जाती है। इसका मतलब कि 44 बीसी से पहले जूलियस सीजर का संबंध रहा होगा क्लियोपाट्रा से। ये बात समझना पड़ेगा आप सभी को, है ना। और वास्तव में यस, आप सभी को एक मैं बहुत अंदर की बात बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे। जूलियस सीजर की जब हत्या हुई थी तो क्लियोपाट्रा उस समय थी, क्लियोपाट्रा उस समय रोम में ही थी, और उसके वही अफेयर जो आप कह लीजिए अफेयर की वजह से थी, उस समय रोम में ही थी। लेकिन अब बात यह था कि जब देखी कि भाई हमारा जो पैरामर है, एक वर्ड है पैरामर इंग्लिश में, लबर, ठीक है, जब उसे मार दिया गया है तो फिर मैं कहाँ बचने वाली हूँ, तो चुपचाप वहां से वो भाग गई, फिर से इजिप्ट चली गई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कहा जाता है, इट मे बी, इट मे नॉट बी, मेनी थिंग्स मे बी पॉसिबल, बट इट इज ट्रू। और आप एक बहुत और बड़ी बात बताऊं कि सीजर सिर्फ सीजर से थोड़ा मोड़ा संबंध नहीं था, सीजर से इसको एक बच्चा भी था जिसका इतिहास में नाम बताया जाता है सिजेरियन। ये एक्चुअली मैं सी जैसा बनाता हूं ना तो ये गोला ले लेता है, तो आप लोग बिल्कुल सिजेरियन। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूं आप सभी को। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है तो फिर और अंदर हिस्ट्री में घुसेंगे। देखिए, जब इसी कैरेक्टर को पढ़ना है, क्लियोपाट्रा के बारे में पढ़ने लगा, इतना ज्यादा
डीप चीजें थी कि ये हुआ कि भाई इस कैरेक्टर को आप नहीं समझे तो फिर इस प्ले को ही नहीं समझ पाएंगे। अगर इस वास्तव में इस प्ले को समझना है ना तो इस कैरेक्टर को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप मत भूलिए कि प्ले का टाइटल है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। वन पर्सन यू ऑलरेडी नो एंटनी and another person you have to know. Without knowing Cleopatra all the her complete personality, you cannot go through the play, first thing. And the second thing, एंटनी के बारे में आप जितना जानते हो अभी तक, जितना बढ़िया पिक्चर आपको मिला है जूलियस सीजर में, उसका ठीक उल्टा पिक्चर अब मिलने वाला है। ठीक है, तो हर किसी का लाइफ है, कभी किसी जीवन में बहुत गौरव वाले पीरियड आते हैं तो कभी इस तरह वाले भी पीरियड आते हैं जब हम अपनी लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन क्लियोपाट्रा के बारे में और बातें कोई कुछ बताना चाहता है सीजर का जो है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताइए, कैसी थी वो। बहुत ही खूबसूरत थी, और जो जो चीजें आप बता सकते हैं, एनीथिंग। ब्रेव थी, और बताइए। कंट्रोवर्शियल एंड फैसिनेटिंग, ठीक है, कंट्रोवर्शियल, ठीक है। फैसिनेटिंग, एक फैसिनेटिंग वर्ड इन्होंने बहुत अच्छा वर्ड किया। फैसिनेटिंग के लिए और सिनोनिमस वर्ड्स आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? कैप्टिवेटिंग, ठीक है, कैप्टिवेटिंग। और लेडी चार की थी सर। हाँ बिल्कुल संजय, चार्मिंग थी, है ना। एक बहुत अच्छा, मोहरा देश ही कहा जाएगा ना, उसने अपने भाइयों से शादी की थी सत्ता के लालच में। क्या बात है, क्या बात है, मैं यही सब सुनना चाहता था। क्या क्या आपने बोला? इसे बोलते हैं इंसेस्ट रिलेशन, मतलब थोड़ा अलग टाइप का रिलेशन। ये एक्चुअली ना, ये इनकी पूरी हिस्ट्री में थी, पूरे खानदान में थी कि ये जो है, ये लोग आपस में ही एक दूसरे से भाई बहन शादी कर लेते थे, ये सिबलिंग शादी कर लेते थे, या कजिन हैं भाई बहन शादी कर लेते थे। और ऐसा ये इसलिए करते थे क्योंकि ये मानते थे कि जो हमारा ब्लड है वो अनप्योर ना हो, मतलब जो अगर हम ही लोग आपस में शादी करेंगे तो हम प्योर ब्लड के हैं, हमारा आपस में ही शादी हो गया तो हमारा ब्लड हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि जो हमारी इस प्ले की हीरोइन है, ये जैसे कुछ लोग कह रहे हैं एंटनी से शादी हो गई थी, एंटनी से अफेयर था, तो जूलियस सीजर से भी अफेयर था। अरे उससे पहले की तो बात समझ लो। उससे पहले जो है ये हमारी क्लियोपाट्रा दो लोगों से तो एकदम क्लियर रिकॉर्ड में शादी कर चुकी है, और ये दोनों कोई और नहीं है, इसके भाई ही हैं। एक है टॉलमी 13, ठीक है, ये इसका एक भाई है, पहले उससे शादी की इसने, फिर उसके बाद से ये मर गया, इसके साथ युद्ध हुआ, ठीक है, उस युद्ध में इसकी डेथ हो गई, ठीक है, जिसको बैटल ऑफ नाइल भी बोलते हैं। उस युद्ध के बाद इसने फिर इसके छोटे भाई, ठीक है, उससे शादी किया, यानी अपने ही भाई से फिर शादी किया। इस तरह इसने दोनों भाइयों से बारी बारी से शादी की है। ये दूसरे वाले का मर्डर भी करवा देती है, जब देखती है कि ये वाला भाई जो है कुछ एम्बिशस हो रहा है, चाहे गड़बड़ कर रहा है उस तरह से, तो इसको मर्डर भी करवा देती है। बहुत मतलब भयानक। और ये बहुत, इसके लिए एक और वर्ड यूज करिए, मर्डरस, ठीक है, ये मर्डरस भी है, इसने मर्डर करवाया है बहुत लोग का। इसको तो ये भी समझ लीजिए, जो इसका एक पहला भाई है इसकी भी हत्या ही हुई है, क्योंकि युद्ध में, ये आपको पता है, जब होता क्या है कि क्लियोपाट्रा के पिताजी जो हैं वो अपना भाई, उनके बाद इनके शासन को कौन संभालेगा, तो क्लियोपाट्रा और जो है ये टॉलमी 13, ये दोनों मिलके भाई शादी कर लेती हैं इनसे। अब ये दोनों राजा रानी बैठ के गद्दी पे बैठे हुए हैं, लेकिन बाद में क्या करता है कि ये टॉलमी 13 देखता है कि ये ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रही है, तो ये पावरफुल ज्यादा बनने के लिए इसको भगा देता है, कहता नहीं ठीक है। तो अब उसके बाद से क्या हुआ, मतलब ये पूरा पावर अपने हाथ में ले लेता है। तो ये यहां से भाग के सीरिया चली जाती है मिस्र से, और अपनी आर्मी एकत्रित करती है। उसी दौरान जो है सीजर जो है अपने किसी काम से आया रहता है। रीजन क्या है कि आपको पता होगा, आपने पाम्पी का नाम पहले भी आप सुन चुके हैं, ठीक है। तो पाम्पी जो है आया रहता है, और पाम्पी और ये टॉलमी 13 मिलके जो है अपने आपस में एक एलाई करते हैं। तो ये सीजर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो आता है यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। और उसी दौरान जो है क्लियोपाट्रा हेल्प लेती है सीजर की, जब उसे सीजर के बारे में पता चलता है तो, और उस सीजर की हेल्प लेती है, और सीजर की हेल्प से ये अपने भाई को हरा देती है और अपने गद्दी को फिर से प्राप्त कर लेती है। ये है स्टोरी यहाँ पे। अब जो सीजर से संबंध है ना क्लियोपाट्रा को, यही है कि सीजर के पास इतनी आसानी से तो ये जा नहीं सकती थी। सीजर आपको सभी को पता है कि आर्मी का जनरल है, बहुत पावरफुल पर्सन है, उसके चारों तरफ सैनिक रहते हैं, तो कोई इतनी आसानी से मिल नहीं सकता। तो ऐसा बोला जाता है कि क्लियोपाट्रा अपना वे बनाना जानती है। सी कैन मेक हर वे एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकती है, किसी भी तरह जा सकती है। तो इसने क्या किया, अपने आप को कारपेट में लपेट कर, ताकि लोग जान न पाए, और अपने आप को कारपेट में लपेट कर, और पहले तो खूब अपने आप को सजाया, सुंदर बनाया, जितने प्रकार के गहने, इसको अपने आप को सजाना बहुत बढ़िया चाहता है। तो सजा के फिर कारपेट में लपेट के, और सीजर जहां रहता है उसके स्पेशली उस रूम में जहां पे सीजर अकेले रह रहा है, वहां पे अपने आप को तुरंत पहुंच जाती है ये। और फिर सीजर देखता है तो पहली तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, और कैप्टिवेटिंग है, फैसिनेटिंग है, चार्मिंग है, तो सीजर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। और फिर उसके बाद वो इनकी हेल्प करता है इनके भाई को हराने में, और फिर उसके बाद ये सीजर का इनके साथ अफेयर रेगुलर हो जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन है। अब
जो है ये बात यहाँ ध्यान रखना है कि मैंने मर्डरस बोला तो पहले तो अपने भाई को मरवाई, फिर इसको खुद मरवाई, और फिर उसके बाद इसकी एक बहन थी, उसको लगा कि ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रही है तो उसको भी मरवा देती है। तो बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है कि नहीं है। अब इसको ये समझना है कि हमें लाभ लेना है तो इसे जहां से लाभ मिल सकता है शी कैन गो देयर, ओके। और इसीलिए इसके अंदर मतलब सेड्यूस करने की क्वालिटी अक्सर, जैसे हम लोग मेल के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये सेड्यूस फीमेल होकर सारे मेल को सेड्यूस कर रही है, और कहीं ना कहीं सीजर भी इसके सिडक्शन का शिकार है। और उसके बाद आप एंटनी की बात करें तो आप एंटनी के बारे में भी जानें कि एंटनी वाज आल्सो अ प्रे ऑफ हर्ट सिडक्शन, ठीक है, एंटनी भी इसके सिडक्शन का शिकार है, ठीक है। अब आप कहोगे सर नहीं, ये तो एंटनी के लिए लास्ट में मर जाती है, तो ये तो वही है ना कि कोई कितना भी बेईमान हो, कभी कभी हमारे दिल में अंतिम समय जब हम बहुत अपने बुरे कर्म कर लेते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं नहीं अब तो हम एक अच्छा कर्म कर लें। तो ऐसा ही हो गया एंटनी के समय कि एंटनी का प्यार इतना सच्चा था कि लास्ट में ये खुद को चेंज करती है और उसके लिए मरने को तैयार हो जाती है। ये एक ओवरऑल हिस्टोरिकल आउटलुक मैंने देने की कोशिश की है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। चलिए, तो ये हमने देखा कि एक हिस्टोरिकल तरीके से कि ये कौन थी, कैसे थी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये इजिप्ट की तो बिल्कुल नहीं थी, ये रहने वाली थी मैसेडोनिया, जो है एक प्लेस है ग्रीस में, ठीक है। अलेक्जेंडर, इसके अलेक्जेंडर द ग्रेट आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो वहीं के रहने वाले थे। तो इनके जो मतलब बहुत पहले टॉलमी वन जो हैं, जो इनके फोर फादर थे सबसे पहले, ठीक है, वो उनके कंपेनियन थे। फिर ये लोग वहां से आके फिर इधर बस चुके हैं, लेकिन इनका अगर ओरिजिन देखा जाए तो ये मैसेडोनिया की रहने वाली हैं, इजिप्ट का इनका ओरिजिन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो इतनी बातें हमें क्लियर हुई, और बहुत सी चीजों को लेके मैंने ये पढ़ा कि कोई कहता है कि नहीं, जैसे हम प्ले के एंड में देखते हैं कि वो सर्प से अपने आप को कटवा के मर जाती है ना। आस्प एक वर्ड है, आस्प, आस्प मतलब स्नेक। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं स्नेक से नहीं मरी है, वो अपने बालों में क्या करती थी, एक कंघी लगाती थी, वो कंघी बहुत ही पॉइजनस होता था, क्वाम, तो उससे इसकी डेथ हुई है। ऐसे तमाम बातें हैं, लेकिन जो ये प्ले है, ये प्ले हमें आस्प की बात करता है, तो हम शेक्सपियर के हिसाब से चलेंगे कि प्ले में सांप के काटने से ही इसकी डेथ हुई है। तो ये ऊपर की बेसिक चीजें हैं पूरी। अब जब हम इस प्ले को पढ़ते हैं ना, तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लेडी कैसी है। क्या आप इस लेडी को कंपेयर कर सकते हैं? क्या ये मिरांडा जैसी कोमल है, मिरांडा जैसी इनोसेंट है ये लेडी? मिरांडा से खतरनाक नहीं, मिरांडा तो कुछ नहीं, मिरांडा तो इनोसेंट है ना, ये खतरनाक ही खतरनाक है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर हम बोले क्या हम इसे डेस्डिमोना से कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये बिल्कुल अलग है और बहुत ही पॉलिटिकल लेडी कह सकते हो आप। लेडी मैकबेथ तो जाती है किंग डंकन को मारने के लिए, तो क्या बोलती है कि ही रिजेंबल्स माय फादर, मार नहीं पाती है। और ये इतनी मर्डर से एक के बाद एक 3 हत्याएं की है, ये है अलग अलग लोगों के साथ, 2 भाइयों के साथ तो इसकी शादी हुई है, सीजर के साथ रहती है, उसके साथ। फिर उसके बाद जब देखती है कि अब तो सीजर का असैसिन हो गया है, तो नया कोई मिले जो उसके राज्य को। आप सभी को एक बात समझना पड़ेगा कि ये क्यों रहना चाहती है इस कैरेक्टर के साथ, एंटनी के साथ। कैन एनीवन आंसर मी कि ये एंटनी के साथ, भाई आप लोग ठीक है प्यार वगैरह जो भी बोले, ये प्यार रोमियो एंड जूलियट की तरह प्यार बिल्कुल ना समझिएगा, है ना। अब जो ये एंटनी से इसका लव है, तो सी हैज सम some plan, okay, when she plans to seduce एंटनी। जब एंटनी को प्लान करती है कि नहीं ये पर्सन हमारे कब्जे में आ जाए या ये हमें प्यार करने लगे, तो उसके पीछे उसका कुछ रीजन है। बता सकते हैं क्या रीजन हो सकता है? यानी अगर ये एंटनी को अपने कब्जे में कर रही है, तो इसका जो राज्य है इजिप्ट, ठीक है, वो एकदम सेफ रहेगा। समझ रहे हैं आप? कोई खतरा नहीं आएगा, ठीक है। और आप सभी को पता हो, जब आप प्ले को पढ़ेंगे तो एंटनी ने इसको घोषित कर दिया कि सी इज द क्वीन ऑफ इजिप्ट, ठीक है, महारानी है। और जब एंटनी किसी को बोल देगा कि ये क्वीन ऑफ इस पर्टिकुलर कंट्री की है, तो कोई उधर आंख उठा के भी नहीं देखेगा। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इसके लिए? तो इसने कहा एक ऐसे आदमी को पकड़ो। पहले जूलियस सीजर को पकड़ा, उसके रहते कोई टेंशन नहीं था, फिर कहा एंटनी को पकड़ा, अब एंटनी को पकड़ लिया, अब इसके राज्य में कोई खतरा ही नहीं इसको, है ना। तो बहुत प्लानिंग के साथ है। हाँ, हम तो प्ले में वहां से आते हैं जब हम देखते हैं कि सीधे शुरुआत हो रहा है, एंटनी के साथ है ये। हाँ, एंटनी और क्लियोपैट्रा साथ में रहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले की कहानी ये है। मेरे ख्याल से अब सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस एक छोटी सी बात बता के हम स्टोरी में आ जाएंगे प्ले के अंदर। और एक छोटी सी चीज ये जाननी है आपको कि एंटनी, ये जो आपकी क्लियोपैट्रा है, बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो भी स्पीच बोल रही है वो इसलिए बोल रही है कि उसके अंदर से वो उसकी फीलिंग एग्जैक्टली है। ये एक्चुअली ड्रामा कर रही है। इसके पूरे प्ले में अगर आप इसके स्पीचेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ड्रामा कर रही है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि एंटोनियो इससे दूर हो, एंटोनियो कहीं और जाए। क्योंकि जब अगर एंटोनियो इससे दूर हो जाएगा तो फिर इजिप्ट भी इससे दूर होने के खतरे इसके लिए बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए फुल ड्रामा करेगी पूरे प्ले में,
पूरी तरह से ड्रामा करने की कोशिश करती है और सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट है, अपना लाभ सोचती है। ठीक है, ये कहानी है। एंड में जाके हमें इसके कैरेक्टर का दूसरा रूप जो कि परिवर्तन होता है वो दिखाई देता है, लेकिन ऑल द प्ले आपको यही समझना है कि सी इज अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है, सी हैज सेड्यूस्ड एंटोनी ओनली। ठीक है, और आप अभी हम कुछ कोटेशन भी दिखाएंगे तो उससे भी आपको यही निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम प्ले में और चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं डीप जाके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लिट चार्ट्स पे। ठीक है, और हम देखते हैं कि लिट चार्ट्स क्या बताता है, क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है इनके बारे में। शुरुआत में आते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। जो चीजें मैंने बताई हैं वो चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं, लेकिन पढ़िए ताकि आप चीजों को अपने आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो देखिए, इन द लेट फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में क्या हो रहा है, द रिपब्लिक ऑफ रोम वाज क्रम्बलिंग। जो रिपब्लिक ऑफ रोम है वो क्रम्बल हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? अगर रिपब्लिक ऑफ रोम क्रम्बल हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है इसका मतलब? अच्छा, आगे और बढ़ते हैं। आप एक बात समझना, रिपब्लिक होने का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक। कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, यानी कोई राजा नहीं है, जो लोग हैं वो मिलकर शासन कर रहे हैं। और जूलियस सीजर के समय भी ऐसा हो रहा था, सेकेंड ट्रायम्विर आते हैं, इनके समय भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आप सभी को पता है जूलियस सीजर की हत्या क्यों हो जाती है? क्योंकि लोगों को खतरा हो जाता है कि ये व्यक्ति कहीं तानाशाह न हो जाए, डिस्पॉट न बन जाए। और अगर ये तानाशाह हो जाएगा तो जो रिपब्लिक है उसको खतरा हो जाएगा, और हमारा जो रिपब्लिक है यानी जो डेमोक्रेसी है रोम, ये किस में बदल जाएगी? ये मोनार्की में बदल जाएगी, है ना? इस बात को खतरा रहता है। अब ध्यान देना कि ये अब आइडिया धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और जो रिपब्लिक ऑफ रोम है ये बाद में आप देखेंगे कि रोमन एम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक व्यक्ति शक्तिशाली हो जाएगा और पूरी तरह से सत्ता उसके हाथों में आ जाएगी, जैसा कि आप देखोगे ऑक्टेवियस सीजर के हाथों में आ जाएगी जब ये प्ले एंड होगा, तो ये रिपब्लिक ऑफ रोमन से रोमन एम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वन पर्सन विल बी ऑल इन ऑल। अच्छा, अब देखिए 44 बीसी, इन 44 बीसी द डिक्टेटर जूलियस सीजर वाज असैसिनेटेड। क्लियर है सभी को? एंड देन हिज असैसिन्स वर किल्ड, यानी जो मारने वाले थे वो भी बदले में मार दिए गए। पुराने प्लेस से हम आ रहे हैं, तो पहले जूलियस सीजर को मारा गया, फिर उसके असैसिन्स यानी ब्रूटस, कैसियस, इन सब लोग को मार दिया गया। पावर बिकेम डिवाइडेड एमंग लेपिडस, ऑक्टेवियस सीजर एंड मार्क एंटनी, और फिर उसके बाद पावर 3 लोगों में डिवाइड हो गया, लेपिडस, ऑक्टेवियस सीजर एंड मार्क एंटनी, और इन्हीं को हमने क्या बोला? सेकेंड ट्रायम्विर। क्लियर होती जा रही है सभी को ना? कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ऑक्टेवियस सीजर कौन है? ये जूलियस सीजर का एडाप्टिव सन है, ये हमेशा ध्यान रखना है, उसका रियल सन नहीं रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जूलियस सीजर अपनी वाइफ को किस पर्टिकुलर एक त्योहार होता, फेस्टिवल होता, जिसमें कहती कि तुम खड़े हो जाओ यहाँ पे, और जो है हमारा हीरो जो मार्क एंटोनी उधर से गुजरेगा और तुम्हें छू देगा, तो तुम्हारे अंदर जो बैरननेस है वो खत्म हो जाएगा। तो ये याद रखना है आप लोग को, है ना? ये एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो बैरन थी, तो उसका तो बेटा था ही नहीं, इसका मतलब उनका एडाप्टिव सन था। ठीक है, एक चीज। अच्छा, तो अब सेकंड ट्रायम्विर बन चुका है। क्लियर? अब इसमें यह भी क्वेश्चन पूछता है, द वीक लेपिडस वाज इजिली स्क्वीज्ड आउट ऑफ द पिक्चर, यानी सबसे वीक उसमें कौन था? लेपिडस था। ठीक है, तो इसको बहुत आराम से बाहर कर दिया गया पिक्चर से एक समय के बाद। अब क्या हुआ? कौन बचा? केवल एंटनी एंड ऑक्टेवियस। अब यही दो तो बच रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जब ये दो बच रहे हैं तो इनके पास ये दोनों कोशिश करेंगे एमास मोर एंड मोर पावर, कि ये ज्यादा से ज्यादा पावर अपने पास इकट्ठा करे, है कि नहीं है? तो अब जब ऐसा कोशिश करेंगे तो इसका मतलब उन दोनों के बीच किस तरह बढ़ेंगे? वो सिविल वार की तरह एक दूसरे के अगेंस्ट बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब दो ही लोग हैं टकराएंगे पावर को लेके, तो भाई सिविल वार होगा, लड़ाई होगी। सिविल वार कब होता है? जब एक ही देश में, एक ही राज्य में किसी बात के लिए कला हो जाए। तो सिविल वार इसलिए क्योंकि रोमन रिपब्लिक इन लोग का है और ये आपस में ही अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये सिविल वार कहलाएगा। एंटनीज पावर वाज सेंटर्ड इन द ईस्ट। जो एंटनी का पावर था, अब ध्यान रखना, वो कहां था? वो ईस्ट में था, और ईस्ट ही में आपका इजिप्ट था। इसीलिए क्लियोपाट्रा ने सोच लिया कि अगर हम इस व्यक्ति को अपने पक्ष में किए रहते हैं तो हमारा इजिप्ट हमेशा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो एंटनीज पावर वाज सेंटर्ड इन द ईस्ट एंड इजिप्ट वेयर ही वाज विद क्लियोपाट्रा, व्हाइल ऑक्टेवियस पावर वाज मोर सेंटर्ड इन रोम। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, द टू फॉट अ क्लाइमेटिक बैटल नियर एक्टियम, ये बहुत ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप सभी को याद हो कि सबसे मेन बैटल जूलियस सीजर में कौन सा बैटल था? फास्ट। किस बैटल में डिसाइड होता है कि अब जो है फाइनली इनकी सेना हार गई है? बैटल ऑफ फिलिप्पी, भूल गए आप लोग? बैटल ऑफ फिलिप्पी है ना? उसका भूत आता है जूलियस सीजर का, ब्रूटस से बोलता है कि बैटल ऑफ फिलिप्पी में मिलो, है ना? तो ये सब डर गए रहते हैं। तो बैटल ऑफ फिलिप्पी का बैटल होता है जहां पे सारे जो कॉन्स्पिरेटर हैं, असैसिन्स हैं, उनकी सेना हार जाती है, और वहीं से जो फर्स्ट ट्रायम्विर, जो सेकंड ट्रायम्विर है, मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस, इनकी जीत होती है। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला बैटल हो रहा है, जो किसके किसके बीच में हो रहा है? मार्क एंटनी एंड क्लियोपाट्रा की जो आर्मी है, और प्लस ऑक्टेवियस सीजर की जो आर्मी है एंड लेपिडस की, उनके आर्मी के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो कौन सा युद्ध है? एक्टियम, बैटल ऑफ एक्टियम। और किस ईयर में हो रहा है? 33 बीसी। ये एकदम याद रखना आपको।
तो एट विच द फोर्सेस ऑफ एंटनी एंड क्लियोपाट्रा आर डिसाइसिवली डिफीटेड, ये हार जाते हैं इनकी बैटल, इनकी जो सेना है। सून आफ्टर ऑक्टेवियस गेन्ड सोल कंट्रोल ओवर रोम, और इसके बाद क्या हो गया, अब जो रोमन रिपब्लिक था, जो रिपब्लिक ऑफ रोम था, वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने पूरी तरह से क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया है और इस्टेब्लिश कर दिया एक अलग प्रकार का शासन, और उसी को रोमन एम्पायर भी बोलते हैं। और यहां पे देखिए उसी को फिर क्या बोले जाने लगा, जब ये पूरा कंट्रोल कर लिया तो रोमन एम्पायर हो गया, ठीक है। और उसने एक और वर्ड यहां पे दिया है, प्रिंसिपेट, देखिए प्रिंसिपेट वर्ड है, ठीक है। उसने स्थापना किया एक अलग टाइप के गवर्नमेंट का, जिसको प्रिंसिपेट बोला गया, और उसी को रोमन एम्पायर के नाम से भी हम जानते हैं। तो जो रिपब्लिक ऑफ रोमन था वो अब क्या हो गया, वो रोमन एम्पायर हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ दिस हिस्टोरिकल इवेंट फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये शेक्सपियर के हमें दो प्ले में ये पूरा बैकग्राउंड मिल रहा है। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरी तरह से, जो सिचुएशन है, बैटल है, सारा चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा अभी तक जितना हमने पढ़ा, ठीक है। अब कुछ की फैक्ट पे आते हैं, थोड़ा सा हम जल्दी चल रहे हैं, तो अगर आपको कहीं पर भी लगे कि सर रुक जाइए कुछ पूछना है या ऐसा, तो आप बोलेंगे, है ना। चलिए, तो अब प्ले का जो नाम है, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा देख लिया। प्ले का नाम है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। प्ले कब लिखा गया था, तो अर्ली 16 सेंचुरी है, तो आप इसको जो एग्जैक्ट डेट है 1607, इसको नोट कर लें, ये प्ले का डेट है। इंग्लैंड में लिखा गया है, पब्लिश कब हुआ है, 1623 में। ऐसा कहा जाता है कि ये शेक्सपियर का ऐसा पहला प्ले है कि जब ये लिखा गया था तो एक्ट और सीन नहीं डाला गया था, ठीक है, ओरिजिनल जो इसका था। ये बाद में किसने डाला है, कब डाला, कैसे डाला, ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये ऐसा प्ले था जो विदाउट एक्ट एंड सीन था, ठीक है, एकमात्र प्ले। आगे बढ़ते हैं, लिटरेरी पीरियड की बात करते हैं, तो रेनेसां लिटरेरी पीरियड है, ये ट्रेजेडी भी है, ध्यान रखना, और रोमन प्ले भी है। तो अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो आएगा। सेटिंग क्या है, इजिप्ट एंड रोम, ध्यान रखना, और ईयर कौन सा है, ये लगभग अराउंड 31 BC के आसपास का, ठीक है। अब क्लाइमेक्स सीन क्या है, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा फाइट ऑक्टेवियस इन अ नवल बैटल नियर एक्टियम, एक्टियम के युद्ध में ये होता है, ठीक है। और उसमें क्लियोपाट्रा भग जाती है एंड एंटोनी फॉलोज हर, एंटोनी भी उसके पीछे पीछे जाता है, और इस तरह वो अपने वार को ऑक्टेवियस के अगेंस्ट हार जाता है, ठीक है। तो एक तो मतलब अपने आप में एंटोनी बहुत अच्छा योद्धा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो क्लियोपाट्रा के कुछ इस तरह से बहकावे में आ गया था, या इसका इंपैक्ट कुछ इस तरह से हो गया था कि एंटनी के डाउनफॉल में बहुत बड़ा रोल है क्लियोपाट्रा का। हो सकता है जो युद्ध हो रहा था वहां भी ये जीत जाता, लेकिन जब ये एकदम चरम पे था, एकदम जीतता जा रहा है, यहाँ इसकी सेना भी बढ़िया से लड़ रही है, उसी समय जो है ये भग जा रही है क्लियोपाट्रा, जो कि इसकी पार्टनर है। तो जब ये भग जा रही है तो ये भी पीछे पीछे चले आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत हो जा रही है। तो अब हम आते हैं मेजर कैरेक्टर पे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन कैरेक्टर को जल्दी जल्दी देखते हैं, और उसके बाद फिर हम समरी पे आएंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर को हम बहुत जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम कैरेक्टर पे आते हैं, और जो मेजर कैरेक्टर्स हैं काफ़ी कुछ हम बता चुके हैं, तो यहाँ अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें ही बताएंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो जो मेजर कैरेक्टर हैं, सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है मार्क एंटनी। आप इनके बारे में बहुत सी चीज़ें पहले भी जान चुके हो। सो कॉल्ड रोमन है, और मेंबर ऑफ सो कॉल्ड सेकेंड ट्रायम्विर है। फिर से रिवीजन हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। सेकेंड ट्रायम्विर के सदस्य हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और अभी इनकी सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि जब ये प्ले बिगिन हो रहा है तो हम देखते हैं कि ये जो एंटनी है अपने ड्यूटी को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी जो ड्यूटी है उसको निगलेक्ट करके ये फ्लर्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्लियोपाट्रा के साथ इजिप्ट में, ठीक है। तो ये इनकी गड़बड़ी है, और इस समय पूरी तरह से अपने जितने भी जिम्मेदारियां हैं उसको छोड़ चुके हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक इनको मैसेज भी भेजा जाता है जो सेकेंड ट्रायम्विर के दूसरे सदस्य हैं, जिसमें सबसे पावरफुल ऑक्टेवियस है, तो उसकी बात भी ये सुनना नहीं चाहते हैं। आप बिलीव करेंगे, अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा तो ये बेचारे सुन भी लेते, लेकिन वहां कोई ऐसी है ना, वो इनको इतना कैप्टिवेट की हुई है कि नहीं नहीं, तुम हमारी बात कहाँ सुनोगे, तुम तो अपनी वाइफ की बात सुनोगे, फुल्विया की बात सुनोगे, तुम तो ऑक्टेवियस सीजर की बात सुनोगे, तुम तो उनके गुलाम हो। अब कोई औरत ऐसी बात कहेगी, कोई फीमेल ऐसी बात कहेगी, और मेल पर्सन तो वो थोड़ा सा उसे अजीब लगेगा ना, तो फिर ये भी फिर इग्नोर करने लगते हैं। अगर कोई आता भी है, कोई मैसेज भी दे रहा है, तो उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो ये इनके अंदर बहुत बड़ी कमी आ गई, एकदम कर चुके हैं। और जो इनका एक ट्रायम्विर के सदस्य होने के नाते जो इनकी ड्यूटीज है उसको बिल्कुल भी ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे ये देखते हैं क्लियोपाट्रा। सब कुछ आपको बता चुका हूँ, क्वीन ऑफ इजिप्ट है, एक बहुत ही पावरफुल वुमेन है, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है वियर्स हर सेक्सुअलिटी ऑन हर स्लीव, मतलब वो मौके के लिए तुरंत अपने आप को सेड्यूस किसी को भी करने के लिए तैयार रहती है, सी इज रेडी। अच्छा, सी कैन बी इम्पेचुअस एंड कैप्रिसियस, जंपिंग फ्रॉम वन इमोशन टू अनदर एंड ऑफन मैनिपुलेट परसुएड पॉम्पी टू किल ऑफ देम। मतलब ये ना बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत जल्दी रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है, अलग अलग तरह के ड्रामा करना इसकी क्वालिटी में है, ठीक है। और आपको अपने ड्रामा में ऐसे इन्फ्लुएंस कर लेगी कि आप बच के नहीं जा पाओगे। तो ऐसा हमारे साथ एंटनी के साथ हो रहा है, और इसीलिए उसका बेचारे का डाउनफॉल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्टेवियस सीजर पे आते हैं।
कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैरेक्टर से ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप बहुत सीरियसली सारी चीजों को सुनिए। और हम तो कहेंगे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ केवल कहानी की तरह सुनोगे तो आफ्टर सम टाइम यू फील बोरिंग। So what you have to do, you have to keep your pen and pencil in front of you and one notebook, and whenever I am telling about any character you have to write major points whatever I am telling। तो थोड़ा सा जल्दी ये भी करिए तो आप कनेक्टेड फील करेंगे, अदरवाइज यू फील बोरिंग। ऑक्टेवियस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर क्या है भाई? ये एडाप्टिव सन है जूलियस सीजर का, who would later go on to be called Augustus। ये ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत ही फेमस बात है, क्योंकि ये जो ऑक्टेवियस सीजर है ना बाद में यही जाके बनता है ऑगस्टस सीजर। और अगर आप सभी को याद हो तो हमारा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसका एक पीरियड है जिसको हम बोलते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड या क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं या ऑगस्टस पीरियड भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ऑक्टेवियस सीजर है इसके समय इसको ऑगस्टस बोलते हैं, और इसके समय जो है इतना ज्यादा चरम पे लिटरेचर हो गया था कि उसके पीरियड को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, ठीक है, पूरे रोमन हिस्ट्री में। तो ये जो गोल्डन पीरियड है उसी को क्लासिकल एज भी बोलते हैं, क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी पीरियड को बहुत ज्यादा जब कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी देश में जब किसी देश का जो है बहुत ज्यादा चरम स्थिति आ जाएगी लिटरेचर की तो वो अपने आप को इस पीरियड से कंपेयर करता है। अब जो है आपके जो अलेक्जेंडर पोप हैं, जॉन ड्राइडन हैं, ये लोग अपने पीरियड को बोलते हैं कि नहीं हमारा पीरियड भी क्या है, ये ऑगस्टस पीरियड की तरह ही है, क्योंकि हम बहुत क्वालिटी वाले वर्क लिख रहे हैं। और इसीलिए उनके पीरियड को भी कई बार क्लासिकल एज, क्लासिकल पीरियड या ऑगस्टस पीरियड बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो एग्जैक्ट वर्ड उसके पीरियड के लिए होगा वो नियो क्लासिकल, मतलब वो उनकी तरह कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। तो ये थोड़ा मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ से रेफरेंस है, जब हम आप सभी को पीरियड्स बताएंगे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ऑगस्टस होंगे इस्टेब्लिश रोमन एम्पायर, और इसी ने रोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया जो मैंने बताया। प्ले में इसके अंदर कुछ क्वालिटीज है, जानिए, स्ट्रांग है, पावरफुल है, सेल्फ रेस्ट्रेन्ड पर्सन है, मतलब बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल है इसका। और यही वजह है कि यही उन तीनों में एक ऐसा पर्सन था जो वास्तव में बन सकता था, रोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश कर सकता था। सबसे ज्यादा मजबूत कैरेक्टर है जो तीनों सदस्य हैं वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारे कैरेक्टर आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। लेपिडस, क्योंकि अभी हम बहुत से आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। लेपिडस को आप भूल ही नहीं सकते, थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रायम्विरेट है, ठीक है, और सबसे ज्यादा वीकर है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। और इसकी वीकनेस की सबसे बड़ी विशेषता बताऊं कि जैसे क्या होता है जब पाम्पी से ये लोग एलाई करने जाते हैं, कहते हैं कि नहीं चलो हम लोग एक संधि कर लेते हैं कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, तो उस दौरान पाम्पी के बोर्ड पे एक फीस्ट का आयोजन किया जाता है जिसमें सब लोग ड्रिंकिंग करते हैं, और ये पर्सन इतना ड्रिंक कर लेता है कि ये अपने खुद चल के जाने की भी स्थिति में नहीं होता। बताओ, ये ट्रायम्विरेट का एक सदस्य, इसकी यही स्थिति है। तो इसको जो नौकर हैं वो इसको खींच के लेके जाते हैं, तो अब इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? तो ये बहुत ही वीक कैरेक्टर है। वीक कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है केवल शारीरिक तौर पे कमजोर हो, आप मतलब ये मेंटली अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तभी तो ऐसा हो जा रहा है। फिर उसके बाद इस कैरेक्टर को भूल ही नहीं सकते, इसमें बार बार पाम्पी नाम से आएगा, तो बिल्कुल मत भूलना। जैसे पाम्पी आया तो मैं देख रहा था, मैं कहूं पाम्पी कौन है भाई? पाम्पी तो ऑलरेडी हम जूलियस सीजर में पढ़ चुके हैं, तो ये कौन है पाम्पी? तो ये जूलियस सीजर में पाम्पी था, उस पाम्पी को हम बोलेंगे पाम्पी द ग्रेट। वो कौन था? वो पाम्पी द ग्रेट था, और ये उसका बेटा है, ठीक है, सेक्सस पाम्पी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमका इसका रेफरेंस मिलता है, बार बार अटैक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे कैरेक्टर। लेकिन इसके कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अभी देखिए जो एग्जाम के क्वेश्चन है ना, सिर्फ आप कैरेक्टर को ध्यान से सुन लो, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर है। कहानी ऊपर ऊपर मैं बता चुका हूं, फिर अभी बताऊंगा। तो जो पाम्पी है ना, ये एक्चुअली इस कैरेक्टर को भी बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं कि जैसे ब्रूटस क्या होता है कि जब ब्रूटस से कहा जाता है कि क्यों ना हम एंटोनी को मार दें, ठीक है, जब हम सीजर को मार रहे हैं तो एंटनी को भी मार दें, लेकिन वो कहता नहीं हम एंटनी को क्यों मारेंगे, एंटनी तो एम्बिशियस है नहीं, वो तो सीजर का केवल एक स्वामी भक्त है, तो उसको मारना ठीक नहीं है ना। तो अपने मॉरल कोड के खिलाफ नहीं जाता था ब्रूटस। उसी प्रकार से पाम्पी के बारे में हमने देखा कि इसका एक मतलब कह लीजिए इसके साथ का एक सैनिक है या इसका एडवाइजर है जिसका नाम है मिडास, अभी हम आगे मिलेगा। तो वो इसको सलाह देता है कि देखो सब नशे में धुते हैं, तुम्हारे ही सिप पे हैं, क्यों ना एक काम करें कि इन सबकी हत्या करवा दें। अगर सबकी हत्या करवा देंगे तो तीनों तुम्हारे पास ट्रायम्विरेट हैं, पड़े हुए हैं तीनों, अगर तीनों की हत्या हो गई तो फिर पूरा रोम हमारा। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ये मेरे मॉरल कोड के खिलाफ है। तो ये इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी विशेषता है इस पर्टिकुलर प्ले में। ऑक्टेविया के बारे में ज्यादा कुछ बताना है नहीं, ये सिस्टर, नाम से पता चल रहा है कि ऑक्टेवियस की सिस्टर है। और जब एंटनी की वाइफ की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ हिज वाइफ फल्विया, तो जब एंटनी के वाइफ की डेथ हो जाती है तब यह होता है कि एंटनी की शादी हो जाती है किससे? ऑक्टेविया से। और ध्यान रखना, ऑक्टेविया से शादी ये नहीं कि ऑक्टेविया प्यार कर रही है एंटनी से, एंटनी प्यार कर रहे हैं ऑक्टेविया से, इसलिए शादी हो गई। ये एक्चुअली एक इस तरह से ये कह लीजिए कि ये इनके संधि का एक हिस्सा है कि इसमें कई लोग सजेस्ट करते हैं कि एक काम करो ऑक्टेविया सीजर से कि अगर आपकी बहन की शादी हो जाए एंटनी से, तो एंटनी जो है आपके साथ एकदम जुड़ा रहेगा और गड़बड़ी नहीं करेगा, है। तो ये चीज सोच के एंटनी की शादी करवा दी जाती है ऑक्टेविया से।
ठीक है। और साथ ही साथ ऑक्टेवियस सीजर बहुत नाराज भी रहता है, तो एंटनी को भी लगता है कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो ये होगा कि इसकी नाराजगी दूर हो जाएगी, तो ये शादी कर लेता है। लेकिन आपको पता है कि जब ये शादी कर लेगा तो क्या हमारी क्लियोपाट्रा शांत रहने वाली है? वो तो एकदम जल भून जाती है जब उसे पता चलता है। तो हम आगे प्ले में देखेंगे फिर उसको क्या होता है। तो ये हाँ, बस एक चीज आपको यहाँ ये जानना है कि जब मतलब एंटनी जो है कहीं ना कहीं एंटनी भी इसे एक व्हीकल के रूप में यूज करता है। जब देखता है कि ऑक्टेवियस सीजर बहुत नाराज है या इससे गुस्सा है तो ऑक्टेविया को ही भेजता है, कहता है एक काम करो तुम अपने भाई के पास जाओ और कहो कि देखो मेरे ऊपर क्यों नाराज है ना, और सब कुछ चीजें सही हो जाए, उससे जाके रिक्वेस्ट करो, बात करो। तो ये अपने पति की तरफ से जाती है बात करने के लिए, और ये बंदा उस मौके का फायदा उठा के चला जाता है कहाँ, क्लियोपाट्रा के पास। तो इससे ऑक्टेवियस सीजर और नाराज हो जाते हैं कि मेरी बहन को भी धोखा दिया, बहुत ही बड़ा डिसऑनेस्ट पर्सन है। ये कैरेक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनोबेरस। जो इनोबेरस कैरेक्टर है ये एंटनी का एडवाइजर है, एंटनी का वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड है और फॉलोअर है, ठीक है। एंटनी की आर्मी में रहता है और पूरे कोर्स ऑफ द प्ले हम इस कैरेक्टर को भी पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एंटनी पे हमेशा डाउट करता रहता है, बहुत ही इसेंट्रिक टाइप का पर्सन है, ये कुछ भी बोल देता है और बोलता रहता है। जब एंटनी बहुत ज्यादा नाराज होने लगता है तभी शांत हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट बोलता है जो बोलना होता है। तो एंटनी का बहुत बड़ा क्रिटिक भी है, हालांकि एंटनी के साथ ही रहता है। हालांकि लास्ट में ये बहुत बड़ी गड़बड़ी करता है जब देखता है कि एंटनी बहुत गलत डिसीजन ले रहा है, और अब एंटनी के साथ रहना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, क्योंकि ये तो वीमेन के हाथों का एक कठपुतली बन के रह गया, क्लियोपाट्रा के हाथ का। तो ये डिसाइड करता है कि अब मैं एंटनी की आर्मी को छोड़ दूंगा और किसकी आर्मी में चला जाऊंगा, और मैं चला जाऊंगा ऑक्टेवियस की आर्मी में। लेकिन जब ये ऑक्टेवियस की आर्मी में जाता है और जब ये बात एंटनी को पता चलता है तो एंटनी क्या करता है कि इसके जितने भी सामान वगैरह होते हैं, पैसे वगैरह जो भी ट्रेजर्स होते हैं, सब ये उसको भिजवा देता है। कहता है कि इसको किसी के माध्यम से भिजवा देता है, और जब ये वहां भिजवाता है तो उसको फिर अपने करे पे बहुत दुख होता है, शर्म आती है, और फिर वो अपनी हत्या कर लेता है। तो ये इनोबेरस के कैरेक्टर को आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब ये कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातों की तरह ये कैरेक्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस इनकी कुछ मेजर चीजें क्वालिटीज हैं, उनको बस ध्यान देना है। चलिए, तो अब इस कैरेक्टर को ध्यान दीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मिनास नाम के कैरेक्टर का नाम बताया था, बताओ इसे क्यों आपको जानना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन भी आप पूछूंगा जो बताया हूं, बताइए। ये जो मिनास कैरेक्टर है, ये इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, कुछ जानकारी ये बोलता है जो बोट में जब ब्रेकिंग कर रहे थे वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बोलता है कि जो पाम्पी के बोट में सब लोग हैं, तो क्यों ना पाम्पी से कहता है क्यों ना इन लोग को मार दिए, हमारे दुश्मन ही तो हैं, तो इनको मार देंगे तो हमारे इस पूरी कहानी एक बार में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वन हु एडवाइसेस पाम्पी टू किल ऑक्टेवियस लेपिडस एंड एंटनी, या टू किल ट्रायम्विरेट। तो ध्यान रखना वो कौन था, मिनास था। ये एकदम अच्छी तरह से याद रखना। आप जितने भी कैरेक्टर उनके कुछ ना कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखना है। अब ये देखिए दूसरा कैरेक्टर कौन है, थीडियस है। ये कौन है, ये एक मैसेंजर है जो ऑक्टेवियस को दैट ऑक्टेवियस सेंट टू ट्राई टू परसुएड क्लियोपाट्रा टू बिट्रे एंटनी एंड ज्वाइन हिम। ये एक मैसेंजर है जिसको ऑक्टेवियस भेजता है कि तुम जाओ क्लियोपाट्रा को कहो कि वो एंटनी को बिट्रे करे और उनकी तरफ से आ जाए, तो फिर क्या होगा, जो सीजर है यानी ऑक्टेवियस उसे छोड़ देगा, ठीक है। तो अगर वो एंटनी को बिट्रे कर दे तो फिर सीजर उसे छोड़ देगा। ये बात ये इस मैसेंजर के द्वारा कहलाते हैं। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा जान के कि जब ये मैसेंजर जाता है तो उस समय क्लियोपाट्रा रेडी भी हो जाती है, वो तो वहीं पे तुरंत पहुंच जाता है। आपका एंटनी तो बहुत चिल्लाने लगता है, तो कहती नहीं मैं तुम्हारे प्रति लायल हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर एक अगला कैरेक्टर है डोलाबेला। इस कैरेक्टर को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि एक्चुअली आप ध्यान रखना कि ऑक्टेवियस सीजर का कभी भी प्लान नहीं रहता है कि वो क्लियोपाट्रा को इतनी आसानी से छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है क्लियोपाट्रा ही वो फीमेल है जिसकी वजह से उसकी बहन का घर बर्बाद हुआ है, उसको छोड़ने वाला है। क्लियोपाट्रा की वजह से एंटनी बर्बाद हुआ है जो कि ट्रायम्विर का एक सदस्य है, तो इसलिए वो इसको छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। उसका प्लान ये है कि वो इसको प्रिजनर बना के और रोम में जहां पे मतलब उसका शासन है, जहां पे लोग रहते हैं, सीनेट है, वहां पे इसको प्रिजनर के रूप में प्रेजेंट करेगा सबके सामने, ताकि लोग देखें और इसका बेइज्जती हो। ये उसका प्लान है, लेकिन वो अपने लोगों से दूसरे तरीके से इसको परसुएड करने के लिए बोलता है। तो आप ध्यान रखना कि ये दो कैरेक्टर को और भेजता है इसी प्लान के तहत, ठीक है, गैलस एंड प्रोक्यूलियस, ठीक है। इनको पहले भेजता है जब एंटनी की डेथ नहीं हुई रहती है, और गैलस और प्रोक्यूलियस को बाद में भेजता है कि तुम लोग जाओ और उससे बोलो कि वो हमारी तरह बात मान ले, और अगर वो आ जाएगी तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे, वो सुसाइड ना करे, क्योंकि जब एंटनी की डेथ हो जाती है तो वो सुसाइड करने लगती है। तो उस समय ये कहता है कि तुम उसे बोलो कि वो सुसाइड ना करे, अगर वो सुसाइड नहीं करेगी तो हम उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों जाके झूठ बोलते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर जो है डोलाबेला, ये क्या करता है, ये जाके सच्चाई बता देता है। वन ऑफ ऑक्टेवियस फॉलोअर हु टेक्स पिटी ऑन क्लियोपाट्रा इन एक्ट 5 सीन 2 नहीं लिखा है, एंड एडमिट्स टू हर दैट ऑक्टेवियस एक्चुअली प्लान्स टू परेड हर इन हिज ट्रायम्फ, यानी वो उसको बंदी बना के चाहता है कि जब वो जाए तो ये बंदी की तरह उसमें परेड करे, ठीक है। तो ये बहुत ही शर्म की बात थी। तो अब आपको ध्यान रखना, आप अब बता लोगे कि कौन सा कैरेक्टर वास्तव में रियलिटी बताता है, इसको हेल्प करता है सच्चाई बता के, तो वो है डोलाबेला। और ये जो दो कैरेक्टर हैं इसमें स्पेशली प्रोक्यूलियस, ठीक है, ये कैरेक्टर झूठ बोलता है आके कि नहीं तुम चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हें जो है फिर से तुम्हारा शासन मिल जाएगा या जो कुछ भी है, ठीक है।
तो ये प्रोक्यूलियस निगेटिव है, झूठ बोलता है, और डोलाबेला आके इसको सच्चाई बता देता है। ये ध्यान रखना है, ये दोनों कैरेक्टर का बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टर तो बहुत याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उनसे रिलेटेड बस इतना ही ध्यान रख लोगे तो एग्जाम में चाहे जैसे पूछे आप कर लोगे। मैसेंजर की तो बात ही नहीं करनी, बहुत मैसेंजर है, मैसेंजर से क्या। शुद्ध शायर को इसलिए ध्यान रखना है कि आप सभी को याद हो कि जब आप जूलियस सीजर पढ़ रहे थे तो जूलियस सीजर में भी शुद्ध शायर आया था। बहुत सही, 2 बार आता है और इनको बताता है कि आप आइडेस ऑफ मार्स से बचो, लेकिन ये नहीं बचता है, ठीक है। फिर उसके बाद से अब आपको ध्यान रखना, इसी तरह यहाँ भी आपका सूत्र शायर एक फॉर्चून टेलर है, और ये क्या करता है, ये शुरू में ही एंटनी को प्रिडिक्ट कर देता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम रहोगे हमेशा नीचे ही ऑक्टेवियस से, ठीक है। हमेशा तुम्हारा जो भाग्य है, जो फॉर्चून है, वो ऑक्टेवियस से नीचे ही रहेगा, इसलिए तुम बेहतर है कि तुम ऑक्टेवियस सीजर से दूर रहो, ठीक है। तुम बहुत ज्यादा कोशिश ना करो कि उस पर वो करने के लिए, क्योंकि जब भी तुम लड़ोगे तो तुम्हें हारना ही है। ये बात सुन के बहुत दुखी होता है बेचारा, लेकिन अब कर क्या सकता है। तो इसी को कहते हैं भाग्य में जो लिखा है फिर उसके कौन बदल सकता है ना। तो ऐसा मतलब इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जो और कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर हैं उनको देखते हैं। अब आपको ये बस ध्यान देना है ना कि कौन पाम्पी का फॉलोअर है। जैसे आप इस पूरे प्ले में देखेंगे तो 3 मेजर कैरेक्टर हैं। सबसे पहला कैरेक्टर कौन है, एंटनी। तो आप ये पहले अपना एक लिस्ट बना लीजिएगा कि एंटनी के साथ कौन कौन कैरेक्टर हैं। जैसे कोई उसके सेना के आर्मी का कमांडर होगा, कोई उसका सोल्जर होगा, ठीक है, ऐसे करके होंगे। फिर उसी प्रकार से जो दूसरी टीम होगी वो किसकी होगी, क्लियोपाट्रा की। जो क्लियोपाट्रा है उसके साथ कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे आपका है ऑक्टेवियस सीजर, ठीक है। तो ये आप जब भी इसको मैं कैरेक्टर बता रहा हूं तो ये 3 लिस्ट बना लें आप, और जिस कैरेक्टर का नाम बोलूं वो जिसके नीचे हो उसके नीचे लिख लीजिए, ताकि आपको पता रहे ये इस कैरेक्टर इसके साथ का है, ये कैरेक्टर इसके साथ का है, ठीक है। तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे और अभी मेरे क्वेश्चन का भी जवाब दे पाएंगे। तो अब हमने देख लिया एंटनी के साथ वाले जितने थे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। और पाम्पी एक और है, पाम्पी 4 हैं मेजर। तो इन चारों के साथ, इनके साथ ढेर सारे, भाई ये लोग जनरल हैं तो इनके साथ बहुत ढेर सारे लोग भी हैं, ठीक है। तो देखो ये कौन है, मिनिक्रेट्स। ये कौन है, ये पाम्पी के फॉलोअर हैं कि अभी मैं आपको बता रहा हूं। और इस प्ले में हम जब भी पाम्पी की बात करेंगे तो पाम्पी और सेक्सियस पाम्पी होंगे, ठीक है, जो उनके पाम्पी द ग्रेट के बेटे हैं, ठीक है। और वास्तव में हाँ, और यहाँ पे ये इन्हीं को बोलते हैं, जब ये तीनों मतलब ये आए रहते हैं समझौता करने के लिए, तो ये लोग शिप पे मतलब एक फीस्ट होता है जहां ड्रिंक ये लोग कर रहे होते हैं। तो उसी समय मिनास इशारा करता है कि क्यों ना इन सबको मार दिया जाए, अभी सब ड्रिंक में है ना। तो पाम्पी मना कर देता है, कहता नहीं ये मेरे वसूलों के खिलाफ है। मैंने आपको कनेक्ट किया था वहां से, ब्रूटस से, पाम्पी से कनेक्ट नहीं किया था। मैंने बोला था कि जिस तरह ब्रूटस अपने इरादों का पक्का था, कोड ऑफ मैनर को मानता था, उसी तरह इस पर्टिकुलर प्ले में जो पाम्पी द ग्रेट का बेटा है यानी सेक्सस पाम्पी, वो भी वैसे ही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो अब ध्यान दीजिए, मिनिक्रेट्स ये पाम्पी के फॉलोअर हैं, वेरियस ये भी पाम्पी के फॉलोअर हैं। फिर उसके बाद कौन है, फुलिया। अब आ जाते हैं, अब यहां तक पाम्पी वाले हो गए। अब आगे आते हैं, अब एंटनी के सब सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब एंटनी के नीचे लिखते जाइएगा आप लोग। एंटनी में सबसे पहले तो इनकी पत्नी का ही नाम लिख लो, बहुत दुर्भाग्यशाली है बेचारी, फुलविया। इतनी दुख, मतलब अब इनके दुख को हम लोग क्या समझे, बहुत ही दुखी हैं। सोचिए ये इनका हस्बैंड जो है मजे कर रहे हैं कहाँ पे, इजिप्ट में, अपनी वाइफ को छोड़ के, और इनकी वाइफ जो है इनके ऊपर जो है वो बार बार जब उल्टा सीधा बोलता है, कौन, ऑक्टेवियस, तो ये बहुत नाराज हो जाती हैं। ये अपने हस्बैंड की मतलब कि नहीं मेरा हस्बैंड ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। और आपको पता है कि ये इनके खिलाफ सीधे अगेंस्ट में वार शुरू कर देती हैं, एंटोनी की वाइफ यानी फुलविया, ऑक्टेवियस सीजर के खिलाफ। अब भाई ऑक्टेवियस सीजर एक बहुत मतलब पक्का खिलाड़ी है, उसके सामने कहाँ जीत पाएंगे। तो बेचारी जाती लड़ती हैं और लड़ने के बाद जो है हार जाती हैं, फिर लास्ट में इनकी डेथ भी हो जाती है। तो बहुत दुखद मृत्यु हुई है इनकी। और तो ये फुलविया है, भाई क्या किया जाए, मृत्यु लिखा था इनके भाग्य में, दुखी वाला। फिर उसके बाद वेंटिडियस, ये कौन है, एंटोनी के कमांडर हैं। इनको इसलिए याद रखना कि बहुत ही बहादुर कमांडर हैं। इनको एंटोनी भेजते हैं, एक पार्था प्लेस है, ध्यान रखना, एक पार्था प्लेस है, ठीक है। तो ये पार्था के जो लोग हैं उनको बोलेंगे पार्थियंस। तो ये वहां जाते हैं और उन लोग को हरा देते हैं, ठीक है। तो हराने के बाद से जो है बहुत मतलब ये बड़ी बात होती है। और उसके बाद से जो है इनके साथ कुछ लोग कहते हैं काम करो, जब तुम हरा दियो तो इनको परस्यू करो जो भाग रहे हैं, और इन सबको एकदम पूरी तरह से तहस नहस कर दो। तो ये कहते नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर ऐसा कहीं लोग ना समझे कि मैं एंटनी की बराबरी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं एंटनी के जैसा कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं, ठीक है, और हम उनके कभी भी उनके नीचे ही आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही स्वामी भक्त हैं वेंटिडियस, ठीक है, ध्यान रखना। इरोस को ध्यान रखना है, ये इरोस भी एंटनी के बहुत ही लॉयल पर्सन है। और आपको बहुत जानकर दुख होगा कि जब अंत में जब एंटनी को पता चलता है कि उनकी जो हीरोइन है, लवर है क्लियोपाट्रा, उसकी डेथ हो चुकी है। हालांकि वो फॉल्स न्यूज रहता है, लेकिन जब इनको पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है तो ये कहते हैं अब मेरे जीने का क्या मतलब,
और फिर वही इनका एक रोमन का एक तरीका है मरने के लिए। क्या करते हैं, कहते हैं किसी से कि तुम तलवार अपना ले लो और मैं दौड़ के आऊंगा तलवार से, मतलब तलवार अपने अंदर मेरे बॉडी में घुस जाएगी, मैं मर जाऊंगा। ये तरीका है। और आप जब जूलियस सीजर देखेंगे तो जूलियस सीजर में दोनों कैरेक्टर ऐसे ही मरते हैं। जो आपके ब्रूटस हैं और आपके कैसियस, दोनों ऐसे ही डेथ उनकी होती है। तो सेम ऐसे ये भी कह रहे हैं कि इरोज से कि तुम जो है मुझे स्टैब करो, लेकिन इरोज जो है स्टैब नहीं करता है और बदले में अपने आप को ही मार लेता है। ये बहुत बड़ी चीज है, लॉयल्टी की एक्सट्रीम लेवल पे। तो इरोज के जब कहते हैं कि मुझे मारो, तो इरोज अपने आप को मार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इरोज जानते हैं कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो ये खुद को अभी खुद मार लेंगे और अपने सामने अपने मालिक को मरता हुआ ये नहीं देख सकते थे। तो ये कहे कि मैं खुद को मार लेता हूं, ठीक है, एंटनी के मरने से पहले। और उसके बाद से जो है ये खुद को स्टैब कर लेते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद एंटनी भी वही तरीका, तलवार को एक जगह कहीं पे वो करके और जाके उसके ऊपर कूद जाएंगे। तो इस तरह एंटनी भी मर जाएंगे। अच्छा, ये कौन है, कैनिडियस, ये एंटनी के कमांडर हैं ये भी। और आपको ध्यान रखना होगा कि अंत में ये एंटनी का साथ छोड़ के ये भी चले जाते हैं। मतलब ऐसा कि जब देखते हैं कि एंटनी गलत डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत नाराज होते हैं, ठीक है। अब सीलियस, ये भी कौन है, एंटनी के सोल्जर हैं। तो ऐसे नोट करते जाइए। इरोस को तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, वेंटिडियस को नहीं भूल सकते क्योंकि इन्होंने पार्थियंस को हराया है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेल द वन ऑफ एंटनीज कमांडर, नेम ऑफ वन ऑफ एंटनीज कमांडर हु डिफीटेड पार्थियंस। तो कौन है, एंटिडियस है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि एंटनीज लॉयल मैन या एंटनीज वन ऑफ सोल्जर या कमांडर whom एंटनी आस्क्ड टू किल हिम या whom एंटनी आस्क्ड टू स्टैब हिम, तो कौन होगा, इरोस होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के बन सकते हैं। आप रेडी रखिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिए। अब एंटनी वाले लगभग जो है जितने कैरेक्टर हैं, बस एक सेकंड, सीरियस, ठीक है। तो हमने वहां तक देख लिया था। अब अगला कैरेक्टर है सीरियस, इसको देख लीजिए। फटाफट इनके नाम बस ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो देखना है। तो सीरियस कौन है, ये एंटनी के सोल्जर है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। स्कैरस कौन है, ये भी एंटनी के सोल्जर है, बस नाम नोट कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अच्छा, डेक्रेटस कौन है, ये भी एंटनी के सोल्जर है, बस इनका कोई बहुत ज्यादा इन लोगों का रोल नहीं होगा, हाँ, बस ऐसा नोट कर लीजिए। जो मेन वाले तो मैंने बता दिए। डेमेट्रियस कौन है, ये भी एंटनी के सोल्जर है, ठीक है। फिर फिलो कौन है, ये दो कैरेक्टर को ध्यान देना है क्योंकि जब एक्ट 1 शुरू होता है तो एक्ट 1 में शुरू में जो दो कैरेक्टर हमें मिलते हैं एंटनी के साथ वाले, वो यही दोनों हैं, एक्ट 1 सीन 1, ठीक है। तो ये अभी बात याद रखना आप लोगों को, एक्ट 1 सीन 1। ये अभी जब मैं आपको कोटेशंस बताऊंगा तो वहां भी पूछूंगा कौन कैरेक्टर है, डेमेट्रियस एंड फिलो, ये दोनों कैरेक्टर को नाम याद रखना है। और फिलो को क्यों याद रखना है, क्योंकि फिलो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एंटनी के लिए बहुत ज्यादा वरी कर रहा है, बहुत ज्यादा चिंतित है कि ये तो बहुत ज्यादा हमारा जो किंग है, कभी ये कितना ज्यादा जो है, किंग तो नहीं कहेंगे, मतलब एंटनी जो है कभी इतना ज्यादा जो है लॉयल था देश के प्रति, और इसकी वीरता के प्रशंसा चारों तरफ होते हैं, आज भी होते हैं। लेकिन आज ये पूरी तरह से एक्सेसिव लव में फंस चुका है, किसके, क्लियोपाट्रा के। एकदम शुरू में ही फिलो का स्टेटमेंट है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिलो और डिमेट्रियस भी। एम्बेसडर को बस इतना इंपॉर्टेंट है कि एम्बेसडर को जो है एंटनी भेजते हैं ऑक्टेवियस के पास, उससे कहने के लिए कि जो है अगर वो लड़ाई न लड़े, अगर सरेंडर कर दे तो क्या उसे वो एथेंस में रहने देंगे। लेकिन इस बात पे रेडी नहीं होते हैं ऑक्टेवियस, ठीक है। ये चार मियान, ये दो कैरेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो नीचे के कैरेक्टर हैं, ये कौन है, ये क्लियोपाट्रा की टीम के हैं। तो एंटनी की टीम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नोट कर लिया आप सभी ने एंटनी के सारे कैरेक्टर्स को, क्लियोपाट्रा के कैरेक्टर के नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चार मियाँ है, चार मियान जो भी पढ़ी है। तो ये जो चार मियाँ हैं, ये वेटिंग सर्वेंट है, मतलब ये हमेशा इनके साथ में रहते हैं, मेड सर्वेंट क्लियोपाट्रा के। कौन कौन, चार मियाँ और इरास। ये दो कैरेक्टर को बिल्कुल आप भूलोगे नहीं। ये दो कैरेक्टर को इसलिए भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये ऐसे दो कैरेक्टर हैं जो अंत में जब क्लियोपाट्रा की डेथ होती है तो ये दोनों कैरेक्टर वहां रहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विच ऑफ द टू कैरेक्टर रिमेन, ठीक है, एट द डेथ ऑफ क्लियोपाट्रा, ठीक है, कौन से दो कैरेक्टर क्लियोपाट्रा के डेथ के समय रहते हैं, तो कौन से कैरेक्टर हैं वो, चारमिया एंड इरास। बिल्कुल इसे ध्यान रखना है आप लोग को। अब इसमें होता क्या है कि इरास की तो डेथ पहले ही बेचारे की हो जाती है क्लियोपाट्रा से पहले, क्योंकि क्लियोपाट्रा के ओठों पे विष लगा होता है, पॉइजन लगा होता है, और ये इसको चुनती हैं, उनको ध्यान नहीं होता है, और उस पॉइजन की वजह से इरास की तुरंत डेथ हो जाती है। और उसके बाद से चारमिया बचती है। जैसे क्लियोपाट्रा की डेथ होती है उसके बाद चारमिया भी अपने आप को जो स्नेप होते हैं उनसे कटवा लेती है और ये भी मर जाती है। तो ये दोनों कैरेक्टर मर भी जाते हैं तुरंत, इसी के तुरंत बाद, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये है क्लियोपाट्रा के साथ के दोनों कैरेक्टर जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक कैरेक्टर, ये जो क्लियोपाट्रा का एक सर्वेंट है जो इससे ये हर समय अपना काम करवाती हैं, भेजती हैं मैसेज वगैरह लेके या देखने के लिए क्या हो रहा है, तो ये एलेक्सस है, एलेक्सस, इनको ध्यान रखना है। और एक कैरेक्टर आपको एग्जाम में पूछता है कि ये बताओ कि एकमात्र यूनक कैरेक्टर कौन है। यूनक समझते हैं आप लोग, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में आप छक्का बोलते हैं, ठीक है, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है ये सब। यूनक इंग्लिश में वर्ड है।
तो ये यूनक जो है ये कौन सा करेक्टर है? तो अब थोड़ा सा नीचे आइए, मार्डियन नोट कर लीजिए, ठीक है, उस करेक्टर का नाम है मार्डियन। करेक्टर बहुत है इसमें, ठीक है। तो ये कौन है? मार्डियन है, ये यूनक है, ये भी हमेशा साथ ही में रहते हैं क्लियोपाट्रा के कोर्ट में। मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, क्या होता है कि जो दूसरा राइटर है वो अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है, ठीक है। हम शेक्सपियर की स्टोरी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे यूनक जो है वो मार्डियन है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, अब उसके बाद से क्या है, क्लियोपाट्रा का ट्रेजरर है, कौन है? सेल्यूकस, नाम थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। बस ये इसकी टीम के हैं, बस इनके नाम याद रखना है। उसके बाद से कौन है? डायमेडिस, ये कौन है? ये भी क्लियोपाट्रा के सर्वेंट हैं। और इनका क्या है? हु कम्स टू एंटोनी आफ्टर ही हैज स्टेप्ड हिमसेल्फ एंड टेल्स हिम दैट क्लियोपाट्रा इज नॉट डेड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए करेक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन सा करेक्टर जो है जो आता है एंटोनी को बताता है कि अभी क्लियोपाट्रा की डेथ नहीं हुई है, जब वो अपने आप को स्टैब कर लेता है। तो ये कौन है? डायोमेडिस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ऑक्टेवियस की आर्मी के जो लोग हैं उनका नाम देख लो फटाफट। आप ऑक्टेवियस सीजर के आ गए। उम्मीद है कि आप सभी ने जो क्लियोपाट्रा के जितने भी हैं उनको सबका नाम लिख लिया होगा। लिख लिया सबने? 6-7 हैं। कितने हैं क्लियोपाट्रा में? 6 हैं, बिल्कुल। अब आते हैं ऑक्टेवियस में। ऑक्टेवियस में कौन है? एक है मैसेनस जो, ठीक है, एक ये है ऑक्टेवियस के एडवाइजर हैं। दूसरे कौन है? अग्रिपा, ठीक है, ये भी है, अजीब से नाम है, ठीक है। तीसरे कौन है? टेरस, ये कौन है? ये भी ऑक्टेवियस के कमांडर हैं, ठीक है। और यही जो है फोर्सेस को बैटल ऑफ एक्टियम तक लेकर जाते हैं। बस इनके नाम याद रखने हैं। और शायद मेरे ख्याल से ये एग्रिपा ही हैं जो सजेस्ट करते हैं कि आप शादी कर दो। किसकी? ऑक्टेविया की और एंटनी की। ये हम बाद में देखेंगे और क्लियर होगा, अभी हम 100% नहीं है, जब स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी ध्यान रखना आप। चलिए, तो समरी हमने आपके लिए शॉर्ट वाली समरी तैयार की है, बहुत लंबी वाली नहीं बनाई है, क्योंकि हम बहुत से ढेर सारी बात कर चुके हैं। जब हमने कैरेक्टर्स बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, तो अब हम केवल मेजर एक कहानी को, मतलब जो हमने अभी तक बताया है, हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक आउटलाइन से। सिर्फ इतनी ही कोशिश है। और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम कनेक्ट कर सके। जितना भी हमने पढ़ा है वो सब एकदम हमको याद हो जाए, वो इसके बाद होगा। चलिए, तो अब आप लोग देखिए स्क्रीन पे, और मैं आपको रीड करते हुए बताता जा रहा हूं। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझाने में। क्या है? इंथ्राल्ड बाय हिज लव फॉर ब्यूटीफुल एंड कैप्टिवेटिंग क्लियोपाट्रा, मार्क एंटनी लैंग्वेजेस एट द कोर्ट ऑफ इजिप्ट, टोटली नेग्लेक्टिंग, सारी बात समझ में आ रही होगी, टोटली नेग्लेक्टिंग हिज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ड्यूटीज एज अ मेंबर ऑफ रोम्स रूलिंग ट्रायम्विरेट। एकदम क्लियर है, ये बात पहले भी हम बोल चुके हैं। इंथ्रॉल्ड मतलब बहुत ही कैप्टिवेटेड हो गया था, चार्म्ड हो गया था, इंचेंटेड हो गया था। किसके लव में? क्लियोपाट्रा के लव में। तो क्लियोपाट्रा के लव में इंचेंटेड, इंट्रैप्ड होने की वजह से, बहुत खुश होने की वजह से अब वो इंजॉय कर रहा था इजिप्ट में, ठीक है। और जो उसकी पावर है वो कम हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि अब वो क्या कर रहा था? क्योंकि वो निगलेक्ट कर रहा था हिज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ड्यूटीज, जो उसकी ड्यूटीज थी ट्रायम्विरेट के एक सदस्य होने के नाते, उसको निगलेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे उसका पावर कहीं ना कहीं कम हो रहा था। और दूसरी तरफ एक खतरा बढ़ रहा था, जो पाम्पी है, यानी पाम्पी द ग्रेट का सन, सेक्सस पाम्पी, वो अटैक करने का प्लान कर रहा है, ठीक है, रोम पे। तो ये सब सारी चीजें दिक्कतें हो रही हैं। तो इस वजह से ऑक्टेवियस बहुत टेंशन में है, बहुत दिक्कत में है, ठीक है। अब देखिए, ही लर्न्स। अब एक बात ध्यान रखना, इस समय अगर मैं पूछूं आपसे ऑक्टेवियस कहां पर है, तो बताइए ऑक्टेवियस कहां पर है? रोम में है। और ये कहां पर है? ये इजिप्ट में है। तो दो अलग अलग जगहों पे ये दोनों लोग हैं। तो आपको एक बहुत बड़ी चीज बात बता रहा हूं कि इस प्ले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर का कोई प्ले जो सबसे ज्यादा लीप करता है, मतलब सबसे ज्यादा उछलता है स्पेस को लेके, जो यूनिटी ऑफ प्लेस है, सबसे ज्यादा अगर शेक्सपियर ने कहीं पे वायलेट किया है तो वो ये प्ले है, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। अचानक आपको दिखाई देगा कि एक सीन में जो है रोम में आप हैं, और अचानक दूसरी सीन में आप इजिप्ट पहुंच जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। तो ये तो बहुत ही आसानी से, इतना जल्दी जल्दी कहाँ चेंज होता है? आपको पता है यूनिटी ऑफ प्लेस ये कहता है कि जो भी घटनाएं हैं सब एक जगह होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये घटनाएं एक जगह ना होकर दूर हो रही हैं और इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, ये भी बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शेक्सपियर के किस प्ले में हम सबसे ज्यादा वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ प्लेस पाते हैं, तो दैट इज नन अदर देन एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। और दूसरी बात क्या है? दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि लीप, बहुत ज्यादा लीप करता है स्पेस को लेकर, तो यही है, ठीक है। ही लर्न्स दैट ऑक्टेवियस इज एंग्री एट हिज कंडक्ट। देखिए, अब इससे पता चलता है कि ऑक्टेवियस एंग्री है इसके कंडक्ट पे, एंड दैट हिज ओन वाइफ फल्विया हैज गॉन टू बैटल अगेंस्ट ऑक्टेवियस। और उसकी खुद की पत्नी फुल्विया ने एक तरह से वार कर दिया, शुरू कर दिया है किसके साथ? ऑक्टेवियस के साथ, एंड इज नाउ डेड, और अब उसकी डेथ हो चुकी है।
एंटनी रिजॉल्व्स टू लीव क्लियोपाट्रा एंड रिटर्न टू रोम। और फिर एंटनी ये डिसाइड करता है, जैसे उसको अपने पत्नी के मरने की खबर आती है और ये पता चलता है कि सीजर बहुत ज़्यादा नाराज है, तो ये डिसाइड करता है कि अब मुझे क्लियोपाट्रा को छोड़ के कहाँ जाना पड़ेगा, रोम जाना पड़ेगा और चीज़ों को संभालना पड़ेगा जो गड़बड़ी हो गई है। उसे ये भी पता चला कि पाम्पी बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए इनोबार्बस। तो इनोबार्बस जो है ये एंटनीज का फ्रेंड है और लेफ्टिनेंट, ये पहले भी बता चुका हूँ कमांडर, ये उसको वार्न करता है कि क्लियोपाट्रा इतनी आसानी से तुमको जाने नहीं देगी, जस्ट एज प्रिडिक्टेड। और जब ये जाता है सेम वही चीज़ होता है कि वो बहुत ज़्यादा नाराज होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन फाइनली जो है एंटनी उसको बहुत समझाते हैं कि देखो मैं तुमसे चाहे जितना दूर जा रहा हूँ लेकिन दूर नहीं रहूँगा, हमारे बीच दूरी हो सकती है स्पेस की, हाँ फिजिकली हम दूर हो सकते हैं लेकिन हम आत्मिक रूप से तुम्ही को चाहेंगे, ये सब तमाम बातें। यहीं पे आप अगर आप देखें तो जॉन डन की एक बहुत ही फेमस पोएम है, ठीक है, जिसमें कंपास से उसने तुलना किया लवर्स को। तो यहाँ पे कोई रेफरेंस एंटनी ने ऐसा नहीं दिया है, मैं बस एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के कुछ उपमाएं दी जा सकती हैं कि भैया देखो हम लोग एक दूसरे से दूर हैं लेकिन कंपास हमेशा जो है सेंटर में ही रहेगा, गोला बनाओगे तो मैं ही हूं, मैं चाहे जहां चला जाऊं लेकिन तुमसे कनेक्टेड हूं, जिस तरह से कंपास के द्वारा होता है। तो ये चीजें हैं। तो फिर ये मान जाती है फाइनली कि चलो ठीक है जाओ, अब ये जाएंगे। अब जब जाएंगे तो वहां तो कहानी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बता चुका हूँ, फिर उसी को आउटलाइन में देखना है। तो अब क्या हुआ, रोम में हम आ गए और रोम में क्या होगा, इन रोम आर्टेवियस एंड लेपिडस एनेक्सली अवेट एंटनीज रिटर्न। ये दो कौन है, आर्टेवियस एंड लेपिडस, जल्दी से बताइए, आप लोग बार बार बोल रहा हूं, कौन है भाई, सेकेंड ट्रायम्विरेट के दो जनरल हैं, मेंबर हैं, ठीक है। अब पाम्पी द सन ऑफ जूलियस सीजर्स ओल्ड राइवल, अगर मैंने बोला पाम्पी द सन ऑफ जूलियस सीजर्स ओल्ड राइवल, तो जूलियस सीजर्स का ओल्ड राइवल कौन था, पाम्पी द ग्रेट। हमेशा ध्यान रखना, ये जो पाम्पी है ये उसका बेटा है ये वाला, और इसके पिता जो जूलियस सीजर का राइवल था उसका नाम था पाम्पी द ग्रेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हैं? तो ये जो है इज इन रिबेलियन, ये रिबेलियन में है अगेंस्ट रोम। तो जो पाम्पी द ग्रेट का बेटा है ये रिबेलियन में है रोम के, एंड हैज गेन्ड कंट्रोल ऑफ द सी, और इसने सी वाले पोर्शन का कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत वो वाली बात है भाई, है ना। तो इसलिए अब ये भाई ट्रायम्विरेट के सदस्य हैं, तो इन्हीं का तो काम है कि वो पाम्पी से आज़ाद कराना, जो भी एरिया उसने अपने कंट्रोल में ले लिया है, या रिबेलियन को शांत करना। अब देखते हैं, पाम्पी इन मेसिना ये प्लेस है, होप्स दैट देयर विल बी नो रिकंसिलिएशन। ये कहता है कोई रिकंसिलिएशन नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा ऑक्टेवियस एंड एंटनी के बीच में। ये ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि इसे पता है कि ऑक्टेवियस कहाँ पर है, ये इस समय मिस्र में है, इजिप्ट में है, तो समझौता हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है ये लड़ते रहेंगे और हम कंट्रोल बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन बाद में उसे तभी पता चलता है कि नहीं, अब एंटनी जो है आ चुका है रोम। तो हु हैव मेट इन रोम ऑन लेस देन फ्रेंडली टर्म्स, लेपिडस सीज अ वे टू रिकनसाइल देम बाय सजेस्टिंग दैट एंटनी मैरी ऑक्टेविया। तो ध्यान रखना, लेपिडस इन दोनों के बीच ये सोचते हैं कि नहीं, ये सोचता है कि कंसिलिएशन नहीं हो पाएगा, दोनों में समझौता नहीं हो पाएगा। लेकिन लेपिडस उसी समय एक उपाय करता है और क्या कहता है कि एंटनी की शादी किससे हो जाए, ऑक्टेविया से, जो कि ऑक्टेवियस की सीजर है। तो अगर शादी हो जाएगा तो फिर चीजें फिर से सही हो जाएंगी, और एंटनी एग्री हो जाता है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होता है, रिगेनिंग मिलिट्री कंट्रोल। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल गया है कि ऑक्टेविया की और एंटनी की शादी हो चुकी है, ऑक्टेविया और एंटनी की शादी हो गई, ठीक है। रिगेनिंग मिलिट्री कंट्रोल, एंटनी सेंड्स अ फोर्स टू फाइट द रिबेलियस पाम्पी एंड हिज आर्मी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ऑक्टेवियस और इनकी एंटनी की, ऑक्टेविया एंटनी की शादी हो चुकी है और मिलिट्री पे कंट्रोल कर लिया है, और अब ये लोग पाम्पी से लड़ने के लिए सेना भेज चुके हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है, क्लियोपाट्रा फ्लाइज इनटू रेज व्हेन शी लर्न्स ऑफ एंटनीज मैरिज। क्लियोपाट्रा बहुत नाराज हो जाती है जब उसे पता चलता है कि एंटनी की शादी हो चुकी है, एंड बीट्स द मैसेंजर बिफोर बीइंग ओवरकम बाय डिस्पेयर, और जो उसे खबर लेके आता है उसी को पिटाई करती है। इन मेसिना एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस मीट पाम्पी, और इसी दौरान जो है ये तीनों मिलते हैं पाम्पी से, ठीक है, और एक ट्रीटी पे बात करते हैं कि चलो एक ट्रीटी हम करते हैं, एक संधि पे हस्ताक्षर करते हैं, ताकि जो भी चीजें हैं डिसाइड हो जाए और हम भी शांति से रहें, तुम भी शांति से रहो, विच इज देन सील्ड विद अ ड्रंकन फीस्ट। और उस ट्रीटी को कैसे किया जाता है कि भाई चलो एक फीस्ट का आयोजन होगा, और अब ये ट्रीटी हो गई है, अब हम इंजॉय करते हैं। तो जब भी कोई बड़ी चीज होती है, समझौता वगैरह होता है, तो एक फीस्ट का आयोजन होता है। तो यहाँ पे एक ड्रंकन फीस्ट का आयोजन होता है जिसमें खूब बढ़िया बढ़िया अल्कोहल वगैरह है, लोग पियेंगे। अब इसी दौरान ध्यान रखना कि वो चीज यहाँ स्टोरी में नहीं दिया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो कहता है कि मार दो, हैं, अभी ये लोग नशे में हैं, अभी सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, मार दो। ध्यान रखना, मिनस जो है सजेस्ट करता है पाम्पी से मारने के लिए, लेकिन पाम्पी मना कर देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, एंटनी एंड हिज न्यू वाइफ ऑक्टेविया लीव फॉर अ न्यू होम इन एथेंस। ये लोग अब संधि हो गई, तो अब ये एथेंस में चले जाते हैं नए घर में, एंड क्लियोपाट्रा टेक्स हार्ट इन द न्यूज दैट ऑक्टेविया इज नो मैच फॉर हर।
ये बहुत अच्छी चीज है। तो जब क्लियोपाट्रा को ये पता चलता है कि भाई शादी हो गई है ऑक्टेविया से, तो सबसे पहले तो बहुत नाराज होती है, लेकिन जैसे ही अपने डेस्पेयर से बाहर आती है तो उसके मन में सिर्फ एक बात आता है कि क्या ऑक्टेविया मेरी तरह सुंदर है, क्या वो इतनी स्मार्ट सुंदर ब्यूटीफुल है जितनी मैं हूं। तो वो अपने एक सर्वेंट को भेजती है एलेक्सस, उससे कहती है कि जाओ तुम पता करो कि वो कितनी सुंदर है। और जब उसे पता चलता है कि ऑक्टेविया उसकी तरह सुंदर नहीं है तो उसके ईगो को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो खुश होती है कि चलो कितना भी है उतनी सुंदर है नहीं, फिर वो लौट के मेरे पास ही आएगा। कौन? एंटनी। और दूसरी बात ये डिसाइड करती है कि अब मैं जो है डेली एक लेटर एंटनी को भेजूंगी। ठीक है, तो ये एक लेटर डेली भेजने का डिसाइड करती है ताकि एंटनी जो है फिर से जो है इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होकर आ जाए। अब देखिए, तो रिकंसिलिएशन बिटवीन ट्रायम्विर्स इज नॉट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, अब जैसे ट्रायम्विर्स जो हैं इनके बीच में एक रिकंसिलिएशन हुआ है ना, कि मतलब एंटनी की शादी हो गई है ऑक्टेविया से और जो है सब कुछ साइलेंटली चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। ऑक्टेवियस इज सून एट ऑड्स विद एंटनी एंड व्हेन ऑक्टेविया लीव्स फॉर रोम टू इंटरसीड इन हर हस्बैंड्स बिहाफ, एंटनी रिटर्न्स टू क्लियोपाट्रा। इन द मीन वाइल ऑक्टेवियस हैज अरेस्टेड लेपिडस ऑन द चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या है कि इधर जो है ऑक्टेवियस जो है बहुत सी चीजें ऐसी कर रहा था और नाराज तो पहले से ही रहता है। तो ये जो है ये चाहता है कि अपनी वाइफ की मदद से ऑक्टेवियस को ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करे। कौन? एंटनी। और ये अपनी वाइफ को बोलता है कि देखो ऑक्टेवियस मेरे लिए सही नहीं सोच रहा है, तो आप एक बार उसके पास जाओ, उसको समझाओ कि नहीं मैं सही हूं। तो ये जाती है अपने भाई के पास ये बात समझाने के लिए। ठीक है, और उसे एक ये भी डर लगता है कि क्योंकि ऑक्टेवियस बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था और वो लेपिडस को बहुत ही आसानी से ट्रायम्विर से हटाने की कोशिश कर रहा था, ट्रायम्विरेट से। तो ये बात उसे पता चल गया था, तो वो डर रहा था कि अब मेरी बारी आएगी, और वो लड़ना चाहता नहीं था। वो तो इस समय प्यार में पड़ा हुआ था और सिर्फ वो चाहता था कि उसके उस जिंदगी में कहीं से दखल ना पड़े। तो इसलिए जो है वो ऐसा करके भेजता है। और इधर जो है इस दौरान जो है ऑक्टेवियस जो है क्या करता है कि लेपिडस के ऊपर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा के उसे अरेस्ट कर लेता है। तो अब एक तरह से देखा जाए तो जो ट्रायम्विरेट है उसमें से एक व्यक्ति तो खत्म हो गया, अब केवल दो बचे, एंटनी एंड सीजर ऑक्टेवियस। अब इन दोनों में क्या होगा? अब जब ये बात पता चलता है लेपिडस को इसको, तो ये समझ जाता है एंटनी को कि अब जो है सीजर से मुकाबला ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसे जो क्लियोपाट्रा के प्रति लव है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में है और ये इसलिए जो है क्लियोपाट्रा के पास भी जाना चाहता है और ये समझ चुका है कि अब तो ऑक्टेवियस सीजर से लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई चारा नहीं है। तो इसलिए ये मिस्र पहुंच जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो अब ये जब इसकी बहन जाके बोलती है कि भैया आप जो है हमारे हस्बैंड को गलत समझ रहे हो, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो बहुत गुस्सा होता है। कहता है तुम्हारा हस्बैंड पता है तुम्हें वो कहाँ है अभी? तो कहते हैं नहीं वहीं पे हैं एथेंस में। तो कहता नहीं, वो बहुत बड़ा ट्रेटर और बहुत बड़ा डिसलॉयल पर्सन है, डिसऑनेस्ट है, उसने तुमको धोखा दिया है, तुमको मालूम ही नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए जा चुका है कहीं और, इजिप्ट, क्लियोपाट्रा के पास। तो अब क्या है कि भाई बहुत ज्यादा जो है अब ये दुखी होती है और ये अपने भाई के पास ही रहती है, दोबारा लौट के नहीं जाती है ना कि नहीं चलो हम एंटनी के पास हम भी लेके चले जाएं, ऐसा कोशिश नहीं करती है। अब उसके बाद से क्या होगा? वार होगा एंटनी एंड सीजर के बीच में। ठीक है, एकदम पक्का बहुत सीरियस वाला वार होने वाला है। अब कोई इसमें एक हारेगा एक जीतेगा। ठीक है, एंड ओवर इनोबेरबस ऑब्जेक्शन। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये वार शुरू होता है ना तो ये क्लियोपाट्रा बहुत ब्रेव तो रहती है और डिसीजंस लेने में भी बहुत आगे है। तो ये कहती है कि मैं भी चलूंगी लड़ने के लिए। तो इनोबेरबस है ये मना करता है कि नहीं नहीं आप मत जाओ, और ये थोड़ा सा ये इस तरह सोचता है कि फीमेल को युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, और हम लोग सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये नहीं मानती है और एंटनी भी इनका साथ देते हैं। ठीक है, और आप सभी को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटनी बहुत ही बड़े योद्धा है। कहाँ के? लैंड पे। जब लैंड पे लड़ाई करने की बात होगी ना, जमीन से जमीन पे वार होगा, तो वहां एंटनी का कोई सानी नहीं है। मतलब एंटनी से कोई मुकाबला बहुत आसानी से नहीं कर सकता, उसका मास्टर है। लेकिन सी की जब बात आती है तो सी के मामले में जैसे हर व्यक्ति के अपने कुछ बहुत मजबूत पहलू होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत वीक होगा, लेकिन लैंड का एकदम मास्टर है। तो ये इसीलिए जो है बार बार ये लोग इन्हें जो इसका मैं नाम बार बार नहीं ले पा रहा हूँ, तो इनोबारबस जो है ये लोग बार बार ये रेसिस्ट मतलब कहते हैं कि आप एक काम करिए लैंड से लड़ाई लड़िए, लेकिन नहीं, एंटनी ये डिसीजन लेता है कि नहीं, क्लियोपाट्रा कह रही है कि हम जो है बैटल सी से करेंगे। ठीक है, नेवल आर्मी का यूज करेंगे तो हम करेंगे। तो इसलिए ये लोग थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं। ठीक है, इनोबारबस और एक दूसरा भी हमने एक कैरेक्टर आपको बताया था। तो अब क्या होगा कि ठीक है फाइटिंग होगी सी से, क्लियोपाट्रा सडनली रिट्रीट्स। कभी अचानक क्लियोपाट्रा पता नहीं क्यों वहां से भाग जाएगी। ठीक है, उसे लगेगा कि कहीं हम हार ना जाएं या जो भी है, तो वहां से वो रिट्रीट कर जाती है, भाग जाती है अपने पैलेस की ओर। और जब एंटनी उसको भागते हुए देखता है तो वो भी पीछे पीछे भाग जाता है। ठीक है, उसको फॉलो करता है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? बैटल जीत पाएंगे आप। जब दोनों लीडर ही भाग गए तो भाई किसके लिए लड़ाई लड़नी है?
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो पहली लड़ाई होगी सीजर और एंटनी के आर्मी के बीच में, उसमें एंटनी हार जाएगा, बिना लड़े हार गया क्लियोपाट्रा की वजह से। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे। लेकिन एंटनी बहुत नाराज है। एंटनी नाराज इसलिए है कि वहां पे जब लड़ाई हो रही थी तो इसे लग रहा था कि नहीं हम लोग अभी ठीक ठाक पोजीशन में हैं, तो ये बहुत अपने आप में ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा योद्धा है, आज तक कभी मैदान से भागा नहीं है, लड़ने में विश्वास करता है, तो बहुत ही गुस्से में है ये। और उसे लगता है कि जो उसका ऑनर है एक सोल्जर के रूप में वो खत्म हो गया है, ठीक है, इस स्टेप की वजह से, और स्पेशली क्लियोपाट्रा के लव की वजह से, तो बहुत नाराज होता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो एक मैसेज भेजता है ऑक्टेवियस को कि एक काम करो, आप मुझसे चाहो तो समझौता कर लो, बस आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारी जो समझौता की शर्त होगी, यानी जो भी ट्रीटी होगी उसमें एक शर्त होगी, वो शर्त क्या होगी कि जब मैं आपको सरेंडर करूंगा तो आप मुझे परमिशन दोगे कि मैं बहुत ही पीसफुली रह पाऊं, कहां पे, एथेंस में, ऑक्टेविया के साथ। दूसरा क्या है कि एक बात का और एश्योरेंस दो कि तुम क्लियोपाट्रा को रानी बनाए रखोगे। दो शर्तें रखता है, तो इससे बहुत ज्यादा सीजर नाराज होता है, कहता है कि तुम, जो भी मैसेंजर आता है उसको दोबारा भेजता है, कहता है कि अब तो लड़ाई बिल्कुल भी जो है रुकने वाली नहीं है, और या तो तुम खुद सरेंडर करो या ना करो, तुम्हें तो मरना ही है ना। तो अब उसके बाद क्या होता है, जब ऑक्टेवियस रिफ्यूज कर देता है तो एंटनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सिंगल कम्बैट करो, दम है तो अकेले लड़ के दिखाओ। ठीक है, सेना के साथ क्या लड़ना है, जैसे आप फिल्मों में देखते हो। विलेन अक्सर ये कहता है कि मतलब ऐसे कई बार हुआ है, छोड़ दो उसमें न जाते हैं। अभी मैं हाल में एक मूवी देख रहा था जो शाहरुख खान का, तो उसमें ऐसे कुछ है सीन। तो ठीक है, सिंगल कम्बैट होने की बात हो रही है। इन रीज एज फाइंडिंग ऑक्टेवियस इमिसरी किसिंग क्लियोपाट्रा हैंड, एंटनी हैज इमिसरी विप्ड। अब ध्यान देना कि ये देखो, एक तो यहाँ पे सीजर ने मना कर दिया है, सीजर को जब ये सिंगल कम्बैट के लिए बोलते हैं तो उसको भी सीजर मना कर देते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि ये ऐसा कौन सा इमिसरी है, कौन सा मैसेंजर है जो सीजर के बाद सीजर की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, और ये किसके पास आया, क्लियोपाट्रा के पास। आप मुझे बता सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब एंटनी जीवित है उसी दौरान एक मैसेंजर को भेजता है सीजर, ये कहने के, ये मैसेज देके कि अगर तुम एंटनी को हमारे हवाले कर दोगे, यानी उसके बिट्रे कर दोगे, तो फिर क्या होगा, हम तुमको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बता सकते हैं कि वो कौन सा था, उसका नाम क्या था, आप सभी को मैंने बताया कैरेक्टर का नाम, उस कैरेक्टर का नाम मैंने आप सभी को बताया था। हाँ बिल्कुल, THIDI। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यही कैरेक्टर रहता है जो वहां गया रहता है, और ये रेडी भी हो जाती है। तो जब रेडी होती है तो ये क्लियोपाट्रा को हैंड को चूमता है, तब तक एंटनी आ जाता है और बहुत नाराज होता है और उसको खूब कोड़े कोड़ा मारता है। तो ये इसे बहुत ये लगता है कि ये तो चलो जो बात है वो बात है, लेकिन ये हैंड को जो उसके चूम रहा था इससे भी बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि इनका लव जो है, प्यार बहुत हाईएस्ट लेवल पे है, युद्ध के बीच में छोड़ के देखिए चले आए प्यार की वजह से। अब देखिए, अब दोबारा क्या होगा, एक बैटल तो अब हो गया, अब दूसरा बैटल होगा, और दूसरे बैटल में क्या होगा, फिर एंटनी एंड क्लियोपाट्रा साथ में होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन इस बैटल से पहले एक बात ध्यान रखना कि जो इनोबार्बस है, ये कैरेक्टर इनको छोड़ के जा चुका है, और ये किसकी आर्मी में मिल चुका है, सीजर के आर्मी में मिल चुका है। ठीक है, अब ध्यान देना, प्रिपरेशन आर मेड फॉर अनदर बैटल एंड नेक्स्ट मॉर्निंग एंटनी लर्न्स दैट हिज बिलवेड लेफ्टिनेंट इनोबार्बस हैज डिजर्टेड हिम। इनोबार्बस उसको छोड़ के जा चुका है, ये इनको खबर मिलती है। तो अब ये बहुत नाराज नहीं होते। इन अ लविंग जेस्चर एंटनी सेंड्स इनोबार्बस ट्रेजर्स टू हिम, उसके जो भी ट्रेजर हैं, उसके सामान है, उसको भेज देता हो ऑक्टेवियस के कैंप में। और जब ये चीज देखता है इनोबार्बस तो उसे बहुत दुख होता है, और वो कसम खाता है कि अब वो एंटनी के अगेंस्ट तो नहीं लड़ेगा, और फिर बाद में उसकी डेथ हो जाती है सारों में इसी के। तो ये इनोबार्बस की बात क्लियर है। और ध्यान रखना कि इस टाइम जो है लड़ाई लैंड पे होगी। पहली लड़ाई कहाँ हुई थी, सी में हुई थी, अब दूसरी लड़ाई जो है वो लैंड में होगी, और आप सभी को पता है कि लैंड में तो फिर एंटनी का कोई मुकाबला ही नहीं है ना। तो अब की बार एंटनी जीत जाएगा। तो फाइटिंग दिस टाइम ऑन लैंड एंटनी विंस हैंडली। ठीक है, एंटनी जीत जाता है। द गिल्ट स्ट्रिकन इनोबेरस कमिट्स सुसाइड, और ये चीज देख के इनोबेरस को बहुत दुख होता है कि बताओ मैंने अपने मास्टर का साथ छोड़ा, मास्टर जो है जीत भी गया है ना, तो ये सुसाइड कर लेता। क्लियर है इतनी बात सभी को। अभी दो लड़ाई हुई है, एक बार सी में हुआ, एक बार लैंड में हुआ, अगली लड़ाई होगी, और ये लड़ाई फिर सी में होगी। द नेक्स्ट डे द बैटल इज सी एट इज लॉस्ट। अगली लड़ाई सी में होती है, और इस बार फिर जो है अब की बार ये हार जाता है इसकी आर्मी, और क्लियोपाट्रा नेवी सरेंडर, और स्पेशली इसलिए कि क्लियोपाट्रा की नेवी एकदम से सरेंडर कर देती है, बिल्कुल लड़ ही नहीं पाती है। अब की बार ये बहुत ज्यादा नाराज है, कौन, एंटनी।
और क्लियोपाट्रा जो है ये टेरिफाइड है एंटनी के गुस्से से, फ्यूरी से, एंड टेक्स रिफ्यूज इन अ टॉम। और ये बहुत ही ड्रामेटिक लेडी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब ये ड्रामा कर दी क्योंकि एंटनी बहुत गुस्से में है, तो अगर गुस्से में है तो फिर इसे उल्टा सीधा कहेगा और ये सुनना नहीं चाह रही है। तो इसने कहा कि ऐसा टेक्निक करो कि एंटनी ज्यादा नाराज ना हो। तो ये क्या करती है, टॉम में रिफ्यूज ले लेती है और अपने मैसेंजर से बोल देती है कि वो एंटनी से ये बता दे कि सी हैज डाइड, कि वो मर चुकी है। अब एंटनी जब लौट के आता है, जैसे उसे पता चलता है कि ये मर चुकी है, तो वो भी सोचता है कि नहीं, मैंने तो सच्चा प्यार किया है, तो मैं भी उसके साथ मृत्यु में उसके साथ ज्वाइन करूंगा उसको। और उसी दौरान एक कैरेक्टर है जिसका मैंने नाम बोला था, उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो, मुझे स्टैब करो। बोलो उस कैरेक्टर का नाम क्या है, उसका नाम जिससे बोलता है मुझे स्टैब कर दो। लेकिन इरोस क्या करता है, क्या स्टैब करेगा? खुद को स्टैब कर लेगा। तो फिर क्या होगा, तब ये तलवार को एक जगह जमीन पे गाड़ देंगे और जाके उसके ऊपर खुद जाके कूद जाएंगे और इस तरह ही मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे कि मतलब पूरी तरह से मरे नहीं, सांसें चलती रहेंगी। और जब उसी तरह मतलब समझ लो मरने ही वाले हैं थोड़ी देर में, तभी जो है एक और सर्वेंट आता है और वो आके बताता है कि क्लियोपाट्रा की जो है डेथ नहीं हुई है। अब क्या हो सकता है ना? तो अगर आप लोग यही एक स्टोरी आप लोग को याद हो, तो हमने आपको जब पढ़ाया था मिडसमर नाइट ड्रीम, तो उसी समय स्टोरी बताया था पिरामस एंड थिस्बी की स्टोरी, याद है किसी को? तो पिरामस एंड थिस्बी की स्टोरी में यही तो होता है कि भैया वो पहले पता चल जाता है कि मर गया है, मर गई है, तो बेचारा अपने को मार लेता है। और फिर उसके बाद से जब ये आती है तो देखती है वो मरा पड़ा है, तो अपने को मार लेती है। तो कंफ्यूजन में कि एक व्यक्ति मर चुका है। सेम वही चीज यहाँ रिपीट हो रहा है कि एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोमियो एंड जूलियट भी है ना? हाँ, तो ये देख लीजिए, तो कनेक्ट हो रहा है थोड़ी सी कहानी, है ना? लेकिन सिर्फ डेथ वाली बात पे कनेक्ट हो रहा है, मरने के तरीके पे। ठीक है, पिरामस एंड थिस्बी, फिर रोमियो एंड जूलियट। अब देखिए, ही इज टेकन टू द टॉम वेयर ही डाइज इन हर आर्म्स। फिर वो टॉम के पास उसे लेके जाया जाता है और वहां पे क्लियोपाट्रा निकलती है टॉम से और फिर उसकी बाहों में ये अपना दम तोड़ देता है। लेकिन अब जो है क्लियोपाट्रा काफी चेंज हो चुकी है और ये डिसाइड करती है कि अब जो है ऐसे नहीं होगा, अब मैं भी जो है, चूंकि मेरा लवर है, देखो मैंने इसे धोखा दिया या मेरी वजह से जो है इसकी डेथ हो गई है, तो अब मैं भी जो है अपने आप को सेव करूंगी। और ऐसे भी अगर मुझे प्रिजनर बना लिया जाएगा, सबके सामने मजाक मेरा उड़ाया जाएगा, बहुत बदनामी होगी, ह्यूमिलिएट किया जाएगा, तो बेहतर है कि हम भी एंटनी की तरह एंटनी के पास पहुंच जाए। तो ये अब इधर ध्यान दो, इधर जो है ऑक्टेवियस को भी पता नहीं कि एंटनी की डेथ हुई है। तो ऑक्टेवियस रिजॉल्व्स टू गिव एंटनी अ हीरोज फ्यूनरल। वो बाद में अपने भेजता है मैसेंजर्स को एंटनी से बात करने के लिए, मतलब तभी उसे पता चलता है कि नहीं एंटनी की डेथ हो चुकी है। तो जब उसे एंटनी की डेथ के बारे में पता चलता है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी आप लोग कनेक्ट करना है, सारी बातें ध्यान रखना, ये सारी चीजें कोटेशन में मिलने वाली है। तो उसे बहुत दुख होता है, और अगर मैं कोटेशन की लाइन बोलूं तो लाइन में बोल ही दे रहा हूं, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसे इसलिए दुख होता है कि एक बात तो आप ध्यान दो कि एंटनी बहुत ही ऐसा पर्सन था जिसकी पूरी दुनिया, जैसे एक ब्रूटस था उसका सब सम्मान करती थी, इसी तरह एंटनी का भी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, एक बहुत ही बड़े वॉरियर के रूप में। ठीक है, और प्लस सबसे बड़ी चीज है कि जूलियस सीजर के प्रति वो बहुत ज्यादा लॉयल था, जो कि इसके एक तरह से फादर ही थे ऑक्टेवियस सीजर के। तो उसके मन में तो इसके हीरोइज्म के प्रति हमेशा सम्मान था ऑक्टेवियस सीजर के, लेकिन वो खुद जानता है कि इधर ये क्लियोपाट्रा के चक्कर में आके गड़बड़ हो गया। लेकिन जब वो डेथ हो जाती है तो एकदम वो कहता नहीं, मैं इसे रॉयल फ्यूनरल दूंगा, एकदम शाही तरीके से, जैसे किसी की डेथ होती है तो। और ध्यान रखना, यहाँ पे एक लाइन है और ये लाइन बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। इसने बोला है कि द ब्रेकिंग ऑफ सो ग्रेट अ थिंग शुड मेक अ ग्रेटर क्रैक। फिर से सुन लीजिए, द ब्रेकिंग ऑफ सो ग्रेट अ थिंग शुड मेक अ ग्रेटर क्रैक। मतलब ऐसा कैसे हो गया कि इतना महान व्यक्ति की मृत्यु हुई है और हम सब जान नहीं पाए। जब ऐसे किसी महान व्यक्ति की मृत्यु होती है तो प्रकृति इशारे करती है, बहुत बहुत तरीके, मतलब तबाही आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इतने बड़े महान व्यक्ति की मृत्यु हुई है और हमें पता भी नहीं चला, मतलब इसे बहुत आश्चर्य होता है इस बात को लेकर, और ये आउट ऑफ रेस्पेक्ट बोलना है, ध्यान रखना। तो ही सेंड्स वर्ड्स टू क्लियोपाट्रा। फिर अब इसके बाद अब इसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा है कि चलो अब एंटनी की तो डेथ हो गई है, इसे रॉयल फ्यूनरल देंगे, लेकिन अब ये सोच रहा है कि कम से कम क्लियोपाट्रा को हम पकड़ के जितना ह्यूमिलिएट कर सकते हैं करें। और उसके लिए आप सभी को पता होगा कि अपने 2 सैनिकों को, 2 लोगों को भेजता है वो मैसेंजर्स को, और उन्हें ये बता के भेजता है कि तुम जाओ उनसे कहो कि तुम सरेंडर कर दो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। ठीक है, गाइलस एंड प्रोक्यूलियस। ठीक है, क्लियर है सभी को आवाज? तो ये 2 लोग को भेजता है, इसमें प्रोक्यूलियस ही जाके वहां पे बोलता है और वो लाई करता है, झूठ बोलता है कि नहीं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा, जबकि उसको पहले से पता है प्लान। हम आगे बढ़ रहे हैं ना, अभी तो सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि मतलब सीजर का ये प्लान रहता है, लेकिन वो झूठ बुलवाता है प्रोक्यूलियस से। ठीक है, अब उसके बाद से जब ये दुखी रहेगी बेचारी, ये दोनों चले जाएंगे, तब वहीं पे कौन आएगा? डोलाबेला। कौन आएगा? डोलाबेला। और डोलाबेला सच्चाई बता देगा। ठीक है, क्योंकि उसे इसकी दुखद स्थिति देखी नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, सी हैज नथिंग टू फियर बट
secretly he intends to display her in Rome as his captive. वो चाहता था कि रोम के दरबार में सीनेट में इसे कैप्टिव की तरह पेश करेगा. लर्निंग ऑफ दिस क्लियोपाट्रा हैज पॉइजनस स्नेक्स. जब इसे पता चलता है इसकी सच्चाई का डोलाबेला के माध्यम से, तो पॉइजनस स्नेक्स की मदद से अपने आप को कटवा लेती है और इस तरह से ड्रेस्ड इन हर मोस्ट रॉयल गारमेंट्स टू मीट एंटनी शी डाइज. और इस तरह वो उसकी मृत्यु हो जाती है. लेकिन ध्यान रखना, मरने से पहले वो एक लाइन बोलती है. लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही सुंदर कपड़ों में पहले सजाती है. वो अपने जो भी उसके दो, बताओ, अंत में उसके साथ 2 नौकरानी उसके साथ में रहती हैं, सर्वेंट. उन दोनों सर्वेंट का नाम बताइए. टर्मिया एंड इरास. ठीक है, ठीक है. तो ये दोनों से ये क्या कहती है? ये कहती गिव मी माई रोब. रोब का मतलब होता है क्लोथ. मुझे मेरे कपड़े दो. पुट ऑन माई क्राउन. मेरे क्राउन लाके दो, मेरे सर पे रखो उसको. आई हैव इमॉर्टल लॉन्गिंग्स इन मी. मेरे अंदर इमॉर्टल लॉन्गिंग्स है. ठीक है. नाउ नो मोर द जूस ऑफ इजिप्ट ग्रेप्स शैल मॉइस्ट दिस लिप. कह रही है, मतलब इसके कहने का मतलब है कि अब मैं ग्रेप्स वगैरह इजिप्ट की नहीं, मेरे लिप को टच नहीं करेगी. इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं रहने वाली हूँ, मैं मरने जा रही हूँ. और ये सारी चीजें मुझे इसलिए पहनाओ ताकि मैं जाऊं और इसी तरह जो है एंटनी से मिल सकूं. ठीक है. आफ्टर लाइफ, ये आफ्टर लाइफ की बात हो रही है. ठीक है. और इस तरह से जो है वो स्नेक्स से अपने आप को कटवा के मर जाती है बेचारी. ठीक है. ये आपकी स्टोरी है.